लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज संभलने की कोशिश में बाजार। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 22,600 के करीब। बैंक निफ्टी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव कायम। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 4% से ज्यादा फिसला। चुनिंदा ऑटो, एनबीएफसी, एफएमसीजी और टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी। ऑटो शेयर में महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 3% की तेजी के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं अशोक लीलैंड भी ऊपर। उधर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय से भारतीय एयरटेल 2% चढ़ा। टाटा कैपिटल के आईपीओ को बोर्ड मंजूरी से 6% से ज्यादा दौड़ा टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा कैपिटल में टाटा इन्वेस्टमेंट की करीब 2.25% हिस्सेदारी। अडानी ग्रुप शेयरों में आज खरीदारी का मूड, करीब 9% उछला अडानी पार। वही अडानी ग्रीन में भी 3% की बढ़ोतरी। साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और अडानी टोटल में भी रौनक। F&O बैन को लेकर एक्शन में आया मार्केट रेगुलेटर से भी। ओपन इंटरेस्ट और मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट कैलकुलेशन का तरीका बदलने का दिया प्रस्ताव। साथ ही वायदा में भी प्री और पोस्ट मार्केट सेशन का दिया प्रपोजल। भारत की तरक्की में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल। एडवांटेज असम 2.0 समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को कर रहा है मजबूत। समिट में शामिल रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले, 5 साल में 5,000 करोड़ से ज्यादा का करेंगे निवेश। In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years. चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज शेयर में होंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे और बात करेंगे मार्केट की, स्टॉक्स की और ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजीज आपके लिए। आज का दिन कैसे देखें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज का दिन एक टिपिकल बेयर मार्केट वाला दिन है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे गिरावट है। आप ये कह सकते हैं कि गिरावट उतनी नहीं है जितनी बाकी दिन में होती है, लेकिन फिर भी है तो गिरावट ही। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब भी डे लो पर है, 200 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप भी हालांकि रिकवर हो गया डे लो से, लेकिन फिर भी है तो नेगेटिव में ही स्मॉल कैप। अच्छा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स रख रहा हूँ आपके सामने। फरवरी में मिड कैप इंडेक्स 7% गिरा है, सिर्फ फरवरी में। स्मॉल कैप इंडेक्स 9% गिरा है, करीब 9%। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा एक महीना और आ गया, अगर 8-9% अगर आप यहाँ से और गिर गए तो आप 52 वीक लो हिट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। जी हाँ, जो स्पेस सबसे ज़्यादा पैसा बना रही थी वहीं सबसे ज़्यादा पेन है। लेकिन आज एक चीज़ अच्छी हुई है श्रेया, कि एफएमसीजी और ऑटो 2 इंडेक्स हैं जहाँ पर अच्छी बाइंग हुई है। इसको मैं क्यों अच्छा मान रहा हूँ? ये दोनों कंजम्पशन से रिलेटेड है। एफएमसीजी देखिए 8 डे हाई पर है और निफ्टी ऑटो आएगा, ये तो शुरुआत से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है आप कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। और एफएमसीजी और ऑटो में हालांकि खरीदारी है और गेनर्स में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी दिखेंगे, लेकिन बाजार ने थकाया है सर। आज 26 अंकों की बढ़ोतरी दिख रही है निफ्टी में, लेकिन एकदम एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? यहाँ से कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, मेरा अप्रोच वही है जो सुबह भी थी। सुबह जब वो रैली आ रही थी, मुझे रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस रैली में, क्योंकि ऐसे फेजेस हमने देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, कई बार देखे हैं। पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें। 22,500 पर पहला सपोर्ट है, आज 22,516 का लो है, और उसके बाद 22,400 का। मेरा मानना ये है कि 22,400 पर अगर सपोर्ट नहीं मिला आपको तो आप 21,800 तक जा सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी, हर रैली के फेलियर पर सेल करें और स्टॉप लॉस लगाएं। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस 22, इस लेवल को मत दिखाइएगा, थोड़ा गलत लिखा है मैंने। इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस होता था वो 22,800 का होता था। अब इसको हम चेंज करके 22,700 पर ले आएंगे। 22,700 के करीब का आप मानिए, आज का हाई 22,625 है, तो 22,700 के स्टॉप लॉस के साथ बेसिकली आप निफ्टी में सेल करें हर रैली पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 48,000 पर पहला सपोर्ट है, और अगर ये टूटा तो अगला सपोर्ट सीधा 47,000 पर है। ये दिक्कत है। और बैंक निफ्टी में एक और बड़ी दिक्कत क्या है श्रेया, कि जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल्स ठीक हैं तो आप दिखा सकते हैं, जब तक एफआई की सेलिंग चल रही है तब तक हर रैली जो है वो फेल होने का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा बैंक निफ्टी पर। तो इसके लिए, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ भी हुई है। आप देखें, अगर एफएमसीजी, ऑटो, ये 2 सेक्टर में जहाँ थोड़ी सी बाइंग भी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कम्प्लीटली ख़राब है, कम्प्लीटली कैप्चुलेट कर रहा है।
बिल्कुल सर, आपने कुछ सेक्टर्स बताए, लेकिन सर सबसे अहम सवाल ये है और सभी के जहन में घूमता है, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब बॉटम आउट हो रहा है? पता है श्रेया, सिंस आपने सवाल पूछा है, मैं बताऊं आपको, ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन इस सवाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ज़रूरी है कि आप बॉटम को पकड़ें। मैंने ना एक बार गलती की थी ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करके, क्योंकि मैं सच बताऊं तो, और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि उससे पहले जो मार्केट को लेकर व्यू था, गलत पड़े सही पड़े वो अलग बात है, लेकिन वो ठीक ठाक एक व्यू आ करता था। जहाँ पे हमने ये कोशिश की ना बॉटम पकड़ने की, वहाँ पर दिक्कत आई। मैं ये मानता हूँ कि किसी को नहीं पता, और ये हमेशा 6 महीने बाद पता चलता है। फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे कब बॉटम लगेगा किसी को नहीं पता था। वो जहाँ पे आपने प्रेडिक्ट किया वहाँ से और 500,000 पॉइंट नीचे ही हुआ है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको पकड़े, ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट का ट्रेड बहुत क्लियर है, 22,800 के स्टॉप के साथ आप शॉर्ट करें मार्केट में। जिस दिन वो ट्रेंड बदलेगा उस दिन आप लॉन्ग हो जाएं। उसके बाद वो बॉटम बना या नहीं बना वो बाद में पता चलेगा, भले ही 1000 पॉइंट ऊपर आपको ऐड करना पड़े, एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ मार्केट में पैसा जो है वो बाय ऑन डिप्स पे बन रहा है, तब आप फिर डिप्स पे बाय करें। और उसके बाद वो आपको बाद में हाइंडसाइट पे पता चलेगा कि यहाँ पे बॉटम लगा था मार्केट में। जब आप हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखेंगे, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गई थी, मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था, किसको पता था कि वो उसके अगले 2-3 महीने के बाद इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट शुरू होगी? किसी को नहीं पता था। तो ये चीज़ें हमेशा हमको हाइंडसाइट में पता चलती हैं, और हमारा काम है एक रिस्क रिवॉर्ड को नाप कर उसके हिसाब से एक अप्रोच लें। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। आज हमने सुबह बात की थी फॉर एग्जांपल SBI कार्ड की, आज हमने सुबह बात की थी बाटा की। ये मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अब ये देखिए, दोनों ने आपको इंटरडे में अच्छे मौके दिए। 830 पे खुल के 850 तक गया ऑलमोस्ट। बाटा भी एक बार नीचे खुल के काफ़ी ऊपर तक गया। चलिए ये भी कूल ऑफ हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने एग्जांपल कल दिया था विद परफेक्ट एनालिसिस कि क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से चलना चाहिए। कल चला महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक, आज चला, और इसने वो जो उस दिन 6% गिरा था उसमें से ऑलमोस्ट 4-5% की तो वो जो डिक्लाइन थी वो अब खत्म कर दी। तो अगेन अब आगे कुछ और अगर न्यूज़ आ गई ये स्टॉक क्या वापस गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप वो करिए जो आपके हाथ में वो है, एक डिसीजन लेना कि मार्केट में आपको करना क्या है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। उसके बाद बाकी का काम मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल सर, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से बाजार में आज थोड़ी ही रिकवरी कह लें या फिर अप ग्रीन टिक में काम करें, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी बात भी हो रही थी, लगातार 2 दिन से ये स्टॉक तेज, आज भी 3% के करीब इसमें तेजी। भारतीय एयरटेल, देखिए खबर के बाद ये भी स्टॉक दौड़ गया, ब्रोकरेजेस में बुलिश नजर आई, 2.5% की तेजी भारतीय एयरटेल में। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी हमें शुरुआत से देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर्स में शामिल, 1.5% की तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। नेस्ले इंडिया भी आज खरीदारी, FMCG पॉकेट में आज खरीदारी देखने को मिली। और देखिए चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे तेज हो गया, 4.5%। सन टीवी में खरीदारी है 4.5% के करीब। यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर उछलता हुआ नजर आ रहा है 3.5%, और अडानी ग्रीन भी इस लिस्ट में शामिल 2% से ज्यादा की तेजी के साथ। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें ज्यादा डेंट पड़ता नजर आया, मेटल पैक देखेंगे आप तो वहां ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, हिंडाल्को उसमें से एक 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डी भी बिकवाली का शिकार हुआ आज के सत्र में 2.5%। सन फार्मा भी टूट कर रहा है कारोबार 1.5% से ज्यादा। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए इस लिस्ट में शामिल, और 1.5% से ज्यादा की गिरावट अल्ट्राटेक सीमेंट झेल रहा है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पे बिकवाली हावी, देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में यहाँ पे 5.5% का डेंट। कैनफिन होम्स भी गिरकर कर रहा है कारोबार 4.5%, इनफैक्ट 4.5% के करीब। और वेदांता भी देखिए टूट गया आज 3.5%। नैल्को में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है 4.5% के करीब। चलिए अब पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांजी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल, अमित सेठ, रचना वैद्य, कविता जैन, सोनी पटनायक और जतिन गेड़िया जी। 2:20 पर यतिन बताएंगे आज की जोरदार एक्शन वाले शेयर। 2:25 पर असीम बताएंगे आपको भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है। साथ ही 2:30 पर ऋतु बताएंगी टाटा कैपिटल के IPO में कितना है दम। 2:35 पर यतिन बताएंगे वायदा बैन पर एक्शन में आया सेबी। 2:50 पर हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए
स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर BTST STBT कॉल्स भी लेंगे। चलिए, हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? जी, गुड आफ्टरनून एंड आज एक अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे हम लॉन्ग साइड पे और दैट विल बी इन HDFC लाइफ के फ्यूचर्स जो कि अभी 620 के करीब ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम 615 का ₹5 का एसएल लगाएंगे और अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग साइड पे, तो दिस कैन प्रोबेबली शो अस लेवल्स ऑफ 625 एंड 630। ओके, HDFC लाइव पर बाय ट्रेड। पता है इस समय बुल क्या कह रहा होगा श्रेया क्या? रचना जी को? रचना जी, आपके पाँव कहाँ हैं? रचना जी रचना जी सिर्फ शॉर्ट आइडियाज दे रही हैं इतने दिनों से। आज बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग आइडिया है उनकी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अब अगला कॉल लेते हैं हम सोनी जी से। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? आप भी हिम्मत दिखाएंगे क्या? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, मेरा भी आज पहला पिक रहेगा बाई के लिए। श्रीराम फाइनेंस में बाई है, एक पोजिशनल बाई मुझे यहाँ से लग रहा है। कल और परसों काफी अच्छे पोजीशंस ऐड हुए थे। स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस करंट लेवल 575 और हल्की से डिक्लाइन 570 ये रेंज पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 555। पहला लक्ष्य रहेगा 605 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 630 के तरफ भी जा सकता है। और ये डिस्क्लेमर भी है कि आज ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। आज हमने अपनी जेम के क्लाइंट्स को सेम लेवल्स के लिए यहाँ पे सेम रिकमेंडेशन दिया है। ओके, चलिए, तो ये श्रीराम फाइनेंस, ये हो गई सोनी जी की पिक इस समय। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। आई थिंक एफएमसीजी में जिस तरह की रिकवरी हमने पिछले करीब 2-3 दिनों में देखी है, उसको देख के लग रहा है कि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जहां पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना हो और यहाँ से जब रैली देखने को मिले तो कम से कम 415 के लेवल स्टॉक टेस्ट करे। तो करंट लेवल्स पे आईटीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 402 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 414 414 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 402 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी में खरीदारी करने की राय मानस जी की पिक आते हुए। अब अमित जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपने क्या पिक किया है? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी भी ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड रहेगी। मुझे मारुति का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। मारुति में जो हमने रिसेंटली पुल बैक देखा, दैट हॉल्टेड एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पे हम वीकली चार्ट्स में देखें तो 12,200 12,250 के आसपास एक सपोर्ट भी बनता है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट और वहीं से स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो मारुति बाय करें। करंट प्राइस 12,445 का है। स्टॉप लॉस हमारा 12,300 12,300 का रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 12,750 के। ओके, ये मारुति पर एक बाय कॉल। अब जतिन के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ इक्का लैब्स में होगा। तो इक्का लैब्स में हमने देखा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल स्टार्ट हो चुका है। सेल करके चले, स्टॉप लॉस रखना होगा 1435 का और नीचे में टारगेट एक्सपेक्टेड है 1350 के। बहुत सारे इनफैक्ट बाई कॉल्स के बाद आया एक सेल का कॉल इप्का लैब्स में बिकवाली की राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। धर्मेश कांत जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी एक रेंज में कारोबार कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे मूड मॉल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको भी अच्छे लग रहे हैं? या गुड आफ्टरनून अनुज जी, सारे दर्शकों को गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट थोड़ा सा ठहराव ले रहा है, ब्रीदर ले रहा है, बट ब्रेथ ऑफ द मार्केट में अभी भी वीकनेस लग रही है। तो थोड़ा बहुत अगर देखिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां पर हालांकि थोड़ी आज कमजोरी दिख रही है, अभी भी मुझे लगता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रांग बाइंग आइडियाज वहां पर आपको जरूर देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स पे अर्निंग्स की ग्रोथ जो है वहां पर ज्यादा अच्छी रहेगी। तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया एक अट्रैक्टिव लग रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रखा है। ऑलमोस्ट 0.55 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। इसको गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी और ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेट है रादर देन आपका ट्रेडिंग बेट। और उसको लेके चले तो 120-25 का नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है। फंडामेंटली हम लोगों ने इसे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा और 1 साल के नजरिए से 145 का टारगेट दिया है इसके लिए। ओके, चलिए, ये इस समय बैंक ऑफ इंडिया पसंदीदा स्टॉक। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अब एक्शन थोड़ा तगड़ा हो रहा है। एक बार सन टीवी लेकर आइए, 4% ऊपर। ध्यान रखिएगा, सन टीवी परसों के बाद F&O में अवेलेबल नहीं है।
परसों के बाद F&O में अवेलेबल नहीं है, ये आखिरी इसकी सीरीज़ है, उसके बाद F&O से ये स्टॉक हट जाएगा। कुल मिलाकर 15 स्टॉक्स हैं जो F&O से बाहर हो रहे हैं, उनमें आज सबसे ज़्यादा रैली सन टीवी में ही आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट आई है कैनफिन होम्स में, ये करीब करीब 5% नीचे। तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एंड पर, कैनफिन होम्स 5% नीचे और सन टीवी 6% ऊपर। मानस, एक बार अगर सन टीवी का चार्ट देखें, अब हालांकि एक ही दिन बचा है F&O में, लेकिन कोई ट्रेड बन रही है एक्सपायरी के लिहाज से? मानस, शायद आप म्यूट पर हैं। माफ करिएगा। तो सन टीवी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था 2 बजे के शो के लिए, लेकिन केवल इसीलिए नहीं इसको रिकमेंड किया क्योंकि वो F&O से बाहर हो रहा था। लेकिन अगर कोई कैश में ट्रेड करना चाहे तो मेरे ख्याल से तो अभी भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि करेक्शन आई थिंक कंप्लीट हुआ है, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। तो 584 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए और अपने टारगेट 645 के पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ठीक है, सन टीवी पे बाई की ट्रेड आते हुए फिलहाल बाई की राय है इनफैक्ट मानस जी की तरफ से। एक और स्टॉक लेकर आइए, टॉप गेनर में शामिल है वायदा कारोबार से चंबल फर्टिलाइजर इनफैक्ट, लेकिन केमिकल पैक में कोई खास खरीदारी दिखेगी नहीं आपको। दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन सभी गिरकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। सोनी जी, आप बताइए, चंबल फर्टिलाइजर में जो तेज़ी है कैसे देख रहे हैं आप, और इस पर्टिकुलर काउंटर में कोई फिलहाल ट्रेड बन रहा है? श्रेया जी, चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट स्ट्रक्चर और डेटा डेरिवेटिव्स पे अभी भी स्ट्रेंथ की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है 530 540 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। सो हल्की सी डिक्लाइन तक भी बाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 555 के लेवल्स तक अगर नजर आते हैं यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, स्टॉपलेस रहेगा 540 का। मुझे लगता है पोजिशनली 600 की तरफ यहाँ पे टेस्ट कर सकता है लेवल्स। सो काफी रीजनेबल लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से, और डिक्लाइन तक बाई कर सकता है। जी, चंबल फर्टिलाइजर बाई ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल आप अपना के चले। एफएमसीजी एक बार इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर। 2 दिनों से तेजी हमें देखने को मिल रही है लगातार। 15 ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन देखें तो एक तेज़ी बनती आई है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। कुछ ऐसे काउंटर्स जो फिलहाल इसके डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं, डे हाई के आसपास नेस्ले इंडिया रखी स्क्रीन पर, यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये एक ऐसा काउंटर है जब एफएमसीजी दबाव में भी था तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा था अपने पीयर्स की कंपैरिजन से करें तो। अब बताइए अमित जी, नेस्ले इंडिया कोई यहाँ पे कैसे समीकरण दिख रहे हैं आपको, जिनके पास है नेस्ले इंडिया वो क्या करें? जी श्रेया जी, इनफैक्ट नेस्ले इंडिया शॉर्टलिस्टेड भी था 2 बजे का। मारुति मैंने शॉर्टलिस्ट किया था और एफएमसीजी से नेस्ले। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम चार्ट्स को देखें तो 11-12 दिनों का एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन टाइप कंसोलिडेशन हुआ था, उसका रेंज का आज हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीकली चार्ट में एक सपोर्ट से स्टॉक बाहर आ रहा है। तो एज अ ट्रेडिंग कॉल यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम छोटा सा 1% का रखेंगे 22-25 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2300 एंड 2325 के। 2300 का फिलहाल आपको नेस्ले इंडिया में टारगेट नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है एफएमसीजी इंडेक्स। अनुज सर, बजट के बाद एक उम्मीद थी एफएमसीजी सेक्टर को लेकर कि इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, हालांकि वो होता हुआ दिखा नहीं हमें। आप कैसे देख रहे हैं? लगातार 15 ट्रेडिंग सेशन ये गिरा है, अब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। नहीं प्रशा, आपने ना बहुत सही बात पकड़ी कि बजट के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि एफएमसीजी आउट परफॉर्म करेगा, और सबसे ज़्यादा पिटाई एफएमसीजी की हुई। तो ये मार्केट का एक अपना तरीका है। लेकिन उससे पहले रैली भी हुई थी, ऐसा नहीं कि रैली नहीं हुई थी। हुआ क्या था ना, ये कंसेंसस ट्रेड बन गई थी। जैसे बता रहा हूँ, हर जगह आप गए, मैं बजट वाले दिन हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, पोस्ट बजट पार्टी में मैं गया, वहाँ पर उसके बाद भी जो 3-4 बड़े इवेंट्स में मैं गया, सब जगह एक ही निकल कर चीज़ आ रही थी कि एफएमसीजी को बाय करेंगे और कैपिटल गुड्स को बेचेंगे। और अगर आप देखेंगे तो वो उससे मूव आई थिंक उसके बाद 2-3 दिन चला वो मूव, उसके बाद वो पलटा भी। एक बार कैपिटल गुड्स भी रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। अब एफएमसीजी की जो आपने बात की, आज का जो एफएमसीजी इंडेक्स का जो लो था वो था 52,158। 52,158 का आज का लो था एफएमसीजी इंडेक्स का, और इसका 52 वीक लो था जो 51,000 सॉरी ये था आई थिंक। थोड़ी सी इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ, कल का जो लो था तो 52 वीक लो पे हम आ गए थे टेक्निकली। आई थिंक
52 वीक लो पर बहुत लोगों को अभी लग रहा है कि शायद और कुछ नहीं तो एक वैल्यू कंफर्ट तो है ही यहाँ पर, और शायद ये वाला क्वार्टर एक बार फिर ख़राब हो, लेकिन एटलीस्ट वो जो बजट का इम्पैक्ट है वो, क्योंकि मार्च क्वार्टर उसके बाद आना शुरू होगा, और इस क्वार्टर में भी, जैन टू मार्च क्वार्टर में भी कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा एक महीने का, तो शायद वो लोग अब एक कॉल ले रहे हो। सिमिलर चीज़ ऑटोज़ में प्ले आउट हो रही है कि शायद स्टॉक्स काफ़ी गिर गए थे पोस्ट बजट करेक्शन, ये एक रीज़न हो सकता है, इस वजह से शायद थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज कुछ शेयर्स हैं जहाँ बहुत तगड़ा एक्शन है। यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं कहाँ है ये सब एक्शन। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली आज जो खबरों के खिलाड़ी हैं और जो स्टॉक्स आज न्यूज़ के पीछे मूव हो रहे हैं, उनमें सबसे पहले है जोमेटो। इन्होंने 1500 करोड़ ब्लिंकिट में फ्रेश निवेश किया है। फ्रेश मोमेंटम वहाँ देखने को मिल सकता है, कोई कॉमर्स जो गतिविधियाँ हैं इसको बूस्टर मिल सकता है। और इसके बाद बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट भी आई है जहाँ इनका टारगेट है 310 रुपये, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% की अपसाइड अभी भी लग रही है बर्नस्टीन को जोमेटो के शेयर्स में। अगर हम बात करें जो क्विक कॉमर्स लीडरशिप है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है, और जो इंटरनेट बिजनेसेस हैं इस स्पेस में सबसे टॉप पिक जोमेटो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा M&M, ये काउंटर भी बहुत मजबूती से रिकवर कर रहा है। येस्टरडे 1-1.5% का मूव था, आज भी 3-3.5% का मूव है। और जेफरीज का यह मानना यह है कि जो रीसेंट फॉल आया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। येस्टरडे भी हमने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका प्राइस पॉइंट अलग है, और M&M के जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है इसका प्राइस पॉइंट अलग है, जिसके कारण M&M के मार्केट शेयर को शायद खतरा नहीं हो सकता है। स्टॉक में आज आप 3% का उछाल देख रहे हैं। और अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी आज मोमेंटम में दिख रहे हैं। अदानी पावर निफ्टी 500 का टॉप गेनर है, लगभग 10% का मूव है। अदानी एंटरप्राइजेज में भी आप 1-2% का मूव देख रहे हैं। ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश MP, आसाम और केरला के राज्यों में करेंगे, और आगे जाके ये निवेश एक्सेलरेट होगा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले कंपनी ने एक वॉलंटरी टैक्स रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर ट्रांसपेरेंटली उन्हें सारे अपने ग्रुप कंपनीज के टैक्स फाइलिंग्स वगैरह डिस्क्लोज किए थे। इस न्यूज़ के बाद मोस्ट ऑफ द अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अडानी ग्रुप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप देखें जोमेटो का भी जिक्र किया आपने, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार हम देख रहे हैं 2 दिन से ट्रेडिंग सेशन से इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। जोमेटो की बात करें, एक बार जोमेटो रखी स्क्रीन पर, शुरुआत से अच्छी तेजी। बर्स्टन ने जो टारगेट प्राइस दिए हैं उससे देख के लग रहा है कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल बर्स्टन को जोमेटो पर नजर आ रहा है। धर्मेश कांत जी, जोमेटो ये कैसा लग रहा है स्पेस, पूरा क्विक कॉमर्स स्पेस, और इस पर्टिकुलर काउंटर पे कोई राय आपकी? देखिए जय जी, अभी थोड़ा तो डिसरप्शन चल रहा है पूरे स्पेस में। क्विक कॉमर्स को लेके अभी क्लैरिटी नहीं कि कब तक ये प्रॉफिटेबल होंगे। बेसिकली अभी तो आपका कैश बर्निंग का मॉडल पे ये पूरा क्विक कॉमर्स स्पेस काम कर रहा है, प्लस कंपटीशन भी हीटअप होने वाली है। तो बट हम लोग का ब्रॉडली ये मानना है कि डिसरप्शंस रहेंगे, बट बिजनेस साइज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है अगर पैन इंडिया बेसिस पे बात करें। और अब तो छोटे छोटे गांव तक में भी इनकी डिलीवरी चालू हो गई है। मतलब बिहार के छोटे से गांव में भी कहीं पर नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वहां पर भी अब अमेजन जैसी कंपनियां डिलीवर करती है। तो ये बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल कॉल लिया है पूरे सेगमेंट पे, और वो कम से कम नजरिया 3 से 5 साल का अगर आप रखते हैं तभी निवेश करने की सलाह रहेगी। और वहां पर दोनों को बाई किया, स्विगी भी किया है, जोमेटो भी किया है। और जो रेशियो है 60% वेटेज जोमेटो में, 40% स्विगी में, एज अ स्पेस पर बुलिश को है, इसलिए यहाँ पर बाई करने की सलाह है। उसके बाद नंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे कि वैल्यूएशन कहाँ बैठता है। अनुमान ये है कि कम से कम जो अभी प्रेजेंट इनके जो स्टॉक प्राइसेस चल रहे हैं वहां से 5 साल में डबलर तो दिखते हैं। तो जोमेटो फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है, और इसकी एक्सपेंशन जिस तरीके से हो रही है बिल्कुल रडार पे रखने वाला स्टॉक। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। लगातार इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर में शामिल है। आज भारतीय एयरटेल में शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है, और एक तरफ 5G सेवाओं के लिए कंपनी ने एरिक्सन के साथ करार किया है, साथ ही दूसरी ओर देखें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाटा प्ले और एयरटेल DTH मर्जर हो सकता है। दोनों खबरों की पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ असीम जी जुड़े हुए हैं। असीम जी बताइए क्या है खबर डिटेल में? देखिए, जो इस वक्त मैं DTH इंडस्ट्री की बात करूं तो एक बुरे दौर से गुजर रही है। वहां पर कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले तक कंपनियों के करीबन 12 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो लगातार कम हो रहे हैं और सब्सक्राइबर अब घट करके 8 करोड़ 40 लाख के आसपास रह गए हैं, और वो आगे और भी
कम होने की उम्मीद है। और खासतौर पे कि जो कंपनियां हैं उनका घाटा लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं टाटा प्ले की बात करूं तो उसका FY23 का जो घाटा है वो 356 करोड़ रुपए का था, और जो एयरटेल है तो उसका DTH का घाटा करीबन 76 करोड़ रुपए का था। तो कंपनी एक संभावनाएं तलाश रही है कि मर्जर कर दिया जाए, लॉसेस कम किया जाए, तो आपको एक मर्जर होता हुआ टाटा प्ले और भारतीय एयरटेल के DTH के अंदर होता हुआ आपको एक दिखाई दे सकता है। एयरटेल के शेयर स्वैप के जरिए ये मर्जर पॉसिबल है और भारतीय एयरटेल की इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पे कि जो एयरटेल है उसके पास फाइबर बिजनेस भी, और फाइबर बिजनेस के जरिए वो अपना जो सर्विसेज है उसको बढ़ा सकती है। तो एयरटेल की यहाँ पर आपको एक मेजॉरिटी हिस्सेदारी दिखाई दे सकती है। तो दोनों कंपनियां जल्दी एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और उसके बाद ये मर्जर पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। थोड़े बहुत रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी एक कंसोलिडेशन का फेज है, तो दोनों कंपनियों के बीच में मर्जर होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और दूसरी बड़ी खबर जिसका भी इम्पैक्ट है खासतौर पर कि अभी कंपनी जो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कंपनी के पास और 5G सर्विसेज दे रही है, तो कंपनी ने अब स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क बनाने के लिए एरिक्सन के साथ करार किया। इसके जरिए जो कोर पैकेट्स हैं या फिर सिग्नल कंट्रोलिंग सिस्टम है या फिर बैटरी या पॉलिसी का जो सिस्टम है वो कंपनी एरिक्सन भारतीय एयरटेल के लिए बना करके देगी। तो इससे जो भारतीय एयरटेल के ग्राहक हैं उनको बेहतर 5G सर्विसेज आने वाले दिनों में मिल सकेंगी। तो यही वजह है कि भारतीय एयरटेल ने अब ये एरिक्सन के साथ करार किया। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल में आज अच्छी रैली है वैसे, तो ये स्टॉक रेडार पर आएगा। एक बार इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक भी लेकर आइए स्क्रीन पर। थोड़ी वीकनेस है इंटरग्लोब में। वैसे अब जो खबर आ रही है कि दिल्ली बैंकॉक रूट पर वो कुछ फ्लाइटें शुरू करेंगे। वीरू है नहीं शो में, वरना पूछता हूँ उनसे कि प्लान है क्या जाने का। कोई है हमारे पैनल में दिल्ली से? नहीं है ना आज कोई भी। खैर मानस, क्या भी होगा इंटरग्लोब एविएशन पर? करेक्ट हुआ है स्टॉक अच्छा खासा? बिल्कुल, देखिए इंडिगो में हमने करेक्शन भी देखा, लेकिन अब अगर आप देखिए तो स्टॉक हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे, स्टॉक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है 4350 के आसपास। तो आई थिंक इस करेक्शन पे खरीदारी करिए, 4350 का स्टॉप लॉस लगाइए, इस उम्मीद में कि जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा और नेक्स्ट मूव में स्टॉक 4680 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके धर्मेश जी, आपका क्या व्यू रहेगा इंटरग्लोब एविएशन पर? अनुज जी, देखिए आपको अब एयर स्पेस में डुओपोली हो रखा है। अगर आप कहीं भी ट्रेवल करें तो इधर एयर इंडिया दिखता है या इंटरग्लोब एविएशन के प्राइस दिखते हैं। तो डोमेस्टिकली तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है और क्रूड ऑयल प्राइसेस में कोई खास बढ़ोतरी हो नहीं रही है, वो एक एडवांटेज है। थोड़ा सा इनको करेंसी को लेके जो सा हेडविंड रहा था, बट वो भी कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो बहरहाल बिजनेस क्लास भी इन्होंने लॉन्च किया, वो पिकअप थोड़ा करने में टाइम जरूर लग रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव सकारात्मक व्यू है और ये एक ट्रेड साइकिल के हिसाब से लेते हैं। हम लोगों ने कभी भी इसमें एक इन्वेस्टमेंट कॉल कभी नहीं लिया, ट्रेडिंग कॉल्स रह के जो लेते रहे। तो मुझे लगता है इस गिरावट में अगर खरीदारी करें तो बेहतरी रहेगी और 10 से 15% के आसपास का अपसाइड जरूर दिख सकता है। सो साइकिल्स हैं, आपको इसको एक ऐसा साइकिल खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन पर ये राय रणनीति बाय ऑन टिप्स की फिलहाल आते हुए हमारे जानकारों की तरफ से। अब एक और आईपीओ की बात करते हैं। इनफैक्ट देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों में आज करीब 7% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल टाटा कैपिटल आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और आईपीओ का कुछ हिस्सा फ्रेश इशू होगा तो कुछ ओएफएस होगा। पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी ऋतु मौजूद है। ऋतु जी, बताइए क्या है खबर? जी हां, टाटा कैपिटल के बोर्ड ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए मंजूरी दे दी है। ये आईपीओ एक कॉम्बिनेशन होगा 23 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स के फ्रेश इश्यू के साथ एक ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही बोर्ड ने करीब 1500 करोड़ तक की राइट्स इश्यू की भी मंजूरी दे दी है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होगा। नाउ टाटा कैपिटल के आईपीओ के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी है कंपनी ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये मार्केट कंडीशंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और बाकी अप्रूवल्स पर निर्भर होगा। आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का 2023 ब्लॉकबस्टर आईपीओ, उसके बाद ये टाटा ग्रुप का दूसरा आईपीओ होगा 2 साल के अंदर। द मूव ये वेरी मच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के मुताबिक है, जिसने कहा है कि अपर लेयर एनबीएफसीज को
नोटिफिकेशन मिलने के 3 साल के अंदर लिस्ट होना जरूरी है। टाटा कैपिटल भी एक अपर लेयर एनबीएफसी है एंड उनकी लिस्टिंग की डेडलाइन आरबीआई के मुताबिक सितंबर 2025 है। अगर आप टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल्स को देखें तो एज ऑफ FY24 उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे करीब 1,57,000 प्लस करोड़, प्रॉफिट्स करीब 3,150 करोड़, पोर्टफोलियो मिक्स में करीब 85% से ज्यादा रिटेल और एसएमई लेंडिंग है, करीब 4.5 मिलियन उनका कस्टमर बेस है, 723 लोकेशंस में ब्रांच नेटवर्क है जिसमें 92% ब्रांचेस नॉन मेट्रो सिटीज में भी है। क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल की भी बात की जा रही है, टाटा कैपिटल की अगर शेयर होल्डिंग देखें करीब 93% इज हेल्ड बाय प्रमोटर विच इज टाटा सन्स, बाकी 2.15% टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बाकी दूसरी टाटा ग्रुप कंपनीज और इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट के पास है। सो टाटा कैपिटल का आईपीओ हम सितंबर 2025 तक देखने की उम्मीद है, लेकिन टाटा सन्स पर भी नजर रहेगी क्योंकि आपको याद होगा टाटा सन्स ने अपर लेयर एनबीएफसी के डी रजिस्ट्रेशन के लिए आरबीआई के साथ ये एक एप्लीकेशन दी है। अगर आरबीआई उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है तो टाटा सन्स प्राइवेट रह सकता है, लेकिन अगर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो टाटा ग्रुप को एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया और ये एक लिंक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने वैसे समझ से, क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये ध्यान रखिएगा अब वो एनबीएफसीज में इन कंपनियों को आईपीओ लाना ही पड़ेगा। तो टाटा कैपिटल का तो आईपीओ आ रहा है, लेकिन इशू है सारा बड़ा का बड़ा कि टाटा सन्स जो कि इन सब की टाटा ग्रुप की पूरी पेरेंट कंपनी है, उसका आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। अगर उसका आईपीओ आया तो कई टाटा ग्रुप स्टॉक्स की चांदी हो जाएगी वहाँ पर। धर्मेश जी, टाटा ग्रुप स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई है सारे के सारे स्टॉक्स में, इस खबर को कैसे देख रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात टाटा इन्वेस्टमेंट पर अगर आपका कोई व्यू हो तो। अनु जी, टाटा इन्वेस्टमेंट तो मैंने करीबी से एनालाइज किया नहीं है तो थोड़ा उस पर व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा, बट टाटा ग्रुप एज अ होल काफ़ी पिटाई हुई है चारों तरफ। वहाँ पर अगर स्टैंड आउट मुझे इस करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो टाटा मोटर्स में दिखती है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हर जगह इंटरेस्ट रेट कटौती हो रहा है तो उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है जगुआर, लैंड रोवर, वहाँ पर थोड़ी बिक्री बढ़नी चाहिए आने वाले 2-3 महीने में, ये हम लोग का अनुमान है। और प्लस इनका डिमर्जर भी होना है तो एसओटीपी बेस्ड वैल्यूएशन जो हम लोग के हिसाब से था वो 1350 का होके आता था, तो वहाँ से तो ऑलमोस्ट आधा हो रखा है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती है। बाकी टाटा कैपिटल अगर आता है तो किस प्राइसिंग क्या रहती है वो देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स तो ठीक ठाक दिख रहा है इसका, बट बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वैल्यूएशन पे लेके आते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है और एक वहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर जो नोटिस करना पड़ेगा कि इनका अनसिक्योर्ड लेंडिंग एंड एसएमई सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रहा है और वो स्ट्रेस एरिया में है। सो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे प्ले आउट होते हैं जब आएंगे तब उस वक्त देखेंगे। बहरहाल टाटा मोटर्स मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू बाई दिखती है करंट मौजूदा लेवल्स पे। टाटा मोटर्स यार 1100 आ रहा है, 650 आ गया, बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हुई है इसमें और काफ़ी लोग फंसे होंगे इसमें। 1180 का हाई था, अब 660 पर। अब तकलीफ ये है कि गिरे जा रहा है स्टॉक, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आई थिंक 52 वीक लो होगा शायद, एक बार 52 वीक लो की प्लेट दिखाएंगे मुझे। हाँ जी बिल्कुल 52 वीक लो है ये, कल था 52 वीक लो, आज नया 52 वीक लो लगा दिया टाटा मोटर्स ने। कविता जी जुड़े हमारे साथ पैनल में। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेकर आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, एक सेल ट्रेडिंग आइडिया होगा दैट इज ऑन पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो अपने लास्ट वीक के लो को काउंटर ने तोड़ा है, वेयर इज ऑन अ डेली चार्ट ब्लैक रो फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं। सो 2700 के नीचे अगर काउंटर फर्दर फिसलता है तो यहाँ और गिरावट बढ़ती भी दिख सकती है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2650 2640 आप पिडिलाइट इंडस्ट्री पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2730 का, और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। ओके, कॉल पिडिलाइट पर एक सेल कॉल। इंटरेस्टिंग है वैसे। आज श्रेया आपने नोटिस किया तो आज कविता जी और रचना जी दोनों है पैनल में, है ना। तो अमूमन ऐसा होता नहीं है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो एमपी में वो जो इन्वेस्टर समिट चल रहा है वो आज बंद हो रहा है, तो उसमें जाने का कुछ प्लान है क्या? रचना जी आप जा रही हैं क्या? आज समिट बंद हो रहा है, ओपनिंग में तो नहीं जा पाई थी आप? जी, आज जाने का प्लान बना सकते हैं, आज पॉसिबिलिटी भी है। हमारी बात हुई थी किसी से, आफ्टर 3:30 अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो। कविता जी आप तो नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि 4 घंटे का तो रोड ट्रैवल है, मैंने किया था इंदौर टू भोपाल।
या हमें पता नहीं था कि आप इंदौर आ रहे हैं, अदरवाइज इंदौर में तो नाइट भी हैपनिंग है और तो आप एयरपोर्ट से थोड़े से खफा थे शायद। नहीं, कविता जी फ्लाइट ही 11 बजे रात को लैंड हुई, उसके बाद मैं वो होटल पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे, फिर सुबह सुबह जाना भी था तो सुबह 5 बजे मैं निकल भी गया था। बट खैर एनीवे वो समिट आज वो ख़त्म हो रही है, एमपी समिट, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आए हैं उसमें, और काफ़ी आज असम की भी समिट हुई है, तो काफ़ी स्टेट्स, मैं ये एक्चुअली इसलिए बात भी कह रहा हूँ कि एक जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ रहा है ना, वो अच्छी चीज़ है। सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपनी कॉन्फ्रेंसेस लेकर आ रहे हैं, तो ये शायद एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब मैं इस बीच में भूल गया कि वो मैं नेक्स्ट क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कुछ स्पेसिफिक आइटम लाइंड अप है क्या? और ना मिड कैप इंडेक्स 230 पॉइंट नीचे। चलिए श्रेया आप बता दीजिए कुछ लाइंड अप। बिल्कुल सर, लाइंड अप तो है और मिताली भी स्टूडियो में आ चुके हैं, तो उनसे ही जानते हैं। देखिए 361 वैम के शेयर में आज अच्छी तेज़ी है, और इस तेज़ी के क्या अहम ट्रिगर्स हैं ये बताएंगी मिताली। मिताली बताइए क्या रिसर्च है आपकी? तो 361 वैम में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एनालिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। रीसेंट एनालिस्ट कॉन कॉल में दरअसल मैनेजमेंट ने काफ़ी बुलिश यहाँ पे कमेंट्री करी है। उनका बीएनके का जो एक्विजिशन है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है 361 वैम के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि बीएनके के एक्विजिशन से उनके ईपीएस में 3 to 5% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है, और अगले 3 से 4 साल में बीएनके की रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे 15 से 25% के CAGR तक पहुँचने की उम्मीद मैनेजमेंट ने जताई है। इसके अलावा ब्रोकरेजेस भी 361 वैम पर बुलिश नजर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने 1250 का टारगेट दिया है, यानी कि अभी के प्राइस से यहाँ पे 24% अपसाइड की उन्हें उम्मीद नजर आ रही है। जेफरीज ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, कवरेज शुरू कर दिया है, जबकि सिटी ने भी आगे जो फ्यूचर है उसकी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। लगभग 11 एनालिस्ट ने यहाँ पे स्टॉक को कवर किया है, और जो एवरेज टारगेट प्राइस निकल के आती है वो है 1170 रुपये। तो इन सब के बीच आज हमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है 361 वैम में। ओके 360 वैम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। धर्मेश जी, वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर, और कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? देखिए इंडिविजुअल स्टॉक तो यहाँ हम लोगों ने रिकमेंड नहीं कर रखा है, बट हाँ एज अ बास्केट पूरा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वो एक्सचेंजेस हो जैसे BSE हो गया, फिर डिपॉजिटरी हो गया, CDSL, ये सब हो गया, तो उसका एक बास्केट बना के जरूर बाई करने की सलाह रही है। और ये जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अभी मार्केट में सेल लगा हुआ है तो SIP करते रहे स्टॉक स्पेसिफिक, सो उसी तरीके से ये पूरा जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनियां हैं, अगर आप उसका बास्केट बना के चलते हैं तो वहाँ भी SIP करने की सलाह रहेगी। इसमें खास बात ये होता है कि गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम जरूर कम होते हैं, बट आप दोनों साइड कमाते हैं, वहां पर भी आपको ब्रोकरेज मिलता है, और जब चलता है मार्केट तो वहां पर भी आपको ब्रोकरेज मिलते हैं। ओवरऑल जो हम लोगों का ये मानना है कि ये जो मार्केट साइज अभी है कैपिटल मार्केट्स का, ये 3x हो जाएगी नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में। जो रन रेट पर ग्रोथ आ रही थी तो 45% का रन रेट चला था, वो शायद 20-25% पर एडजस्टेड हो, बट उस हिसाब से भी आप देखें तो 3x की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें सभी भागीदार होंगे, सबको इससे बेनिफिट होगा। तो एज अ बास्केट बना के चले तो बेटर ऑफ रहेगा। ओके, मीनवाइल एक बार देखिए डॉलर रुपी का इंटरडे देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा डॉलर रुपी में एक बहुत बड़ी वीकनेस आई थी, 88 तक हम गए थे, उसके बाद कुछ पुल बैक आया था, लेकिन आज अब फिर हम थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं डॉलर रुपी पर। कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं, एक बार डॉक्टर लाल लेकर आइए। बहुत इंटरेस्टिंग है जो स्टॉक्स FNO से बाहर जा रहे हैं, उसमें काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जैसे कि सन टीवी, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है, जैसे कि डॉक्टर लाल हो गया, आपका कैनफिन होम्स हो गया, ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको थोड़ी सी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। अतुल देख लीजिए आप, अतुल में अच्छी खासी अनवाइंडिंग है। एक बार अतुल का इंटरडे चार्ट देखते हैं। सुबह अतुल पर एक कॉल ली गई थी चैनल पर, मुझे याद नहीं है किसने ली थी, अगर प्रोड्यूसर साहब को याद हो मुझे बताएं। तो सुबह इस पर एक आई थिंक शॉर्ट कॉल ली गई थी, डे लो के काफ़ी करीब है अब ये स्टॉक। इस पर एक व्यू हो जाए। मानस, अतुल क्या व्यू होगा इस पर? देखिए अतुल में जो पैटर्न है वो निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली बन रहे हैं। आज वॉल्यूम्स के साथ पिछला जो स्विंग लो था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, तो एक कंटिन्यूएशन है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो मेरे ख्याल से अगर ये एक बार 5165 के नीचे गया तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 4900 के आसपास का होगा। तो ट्रेंड निगेटिव है, उछाल पे आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, और फ्रेश खरीदारी 5800 के पहले नहीं करनी है स्टॉक में।
ठीक है अतुल, इस पे ये राय आती हुई मानस जी की तरफ से। अब चलते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वायदा बाजार पर अहम कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और सेबी चाहता है कि शेयर बार बार वायदा बैन में ना जाए। इसके लिए रेगुलेटर ने ओआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदलने की भी वकालत की है। पूरी खबर के लिए चलते यतिन के पास। यतिन, बताइए क्या है खबर। देखिए, जो वायदे मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसको रोकने के लिए सेबी ने बड़े कदम का ऐलान किया है। जो कंसल्टेशन पेपर सेबी में जो दाखिल हुआ है, उसके मुताबिक एफएनओ मार्केट को फर्दर मजबूत करने के लिए 3 चीज़ें अहम तरीके से बदली जाएंगी। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला, इसी तर्ज पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट किस तरीके से तय की जाए, उसमें भी फॉर्मूला में सुधार। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मांग था काफ़ी सारे ब्रोकर्स का कि प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन भी आपको वायदे मार्केट के स्टॉक्स में डेरिवेटिव साइड पे भी आता हुआ नजर पड़े। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम स्टेप्स सेबी ले रहा है। इसमें सबसे पहले अगर हम ओआई कैलकुलेशन की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का जो मौजूदा तरीका है, जहां आप अभी नोशनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यूएशन पे चेंजेस करते हैं, उसकी तर्ज पे आप अब जो चेंजेस करेंगे वो डेल्टा साइड पे आता हुआ नजर पड़ेगा, जिसके कारण जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं इसका वेटेज ओवरऑल ओआई कैलकुलेशन में कम हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की भी चेंजेस जो है बताई हैं सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में, जहां अब मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट होगा वो 15% होता हुआ नजर पड़ेगा वेटेज, या जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसका 60 गुना ज़्यादा आपको मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तय करने में जो है नया कंसल्टेशन पेपर मदद करेगा। इससे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का जो आंकड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, तो बट नेचुरली बैन का जो लिमिट है वो बड़ा होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम डेरिवेटिव्स के पोस्ट क्लोजिंग और प्री ओपन की बात करें तो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में ये भी लिखा है कि इसको भी एक ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और एक्सचेंजेस इसको इंप्लीमेंट करने में मदद करें वंस कंसल्टेशन पेपर रूल में बदली हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो चेंजेस कर रहे हैं सेबी, उसके अंदर अगर हम देखें तो अब एंड ऑफ द डे आपको स्टॉक बैन में जाता हुआ नजर पड़ता है, लेकिन इंट्राडे में 4 बार रिव्यू किया जाएगा और शायद इंट्राडे में ही आपको दिखेगा कि स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है। तो वो भी फैसिलिटेशन सेबी दिखा रहा है। जो स्टिमुलेशन सेबी ने रन किया है उसके मुताबिक 90% जो चीज़ें बैन में जाती हैं वो 90% तक घटती हुई नजर पड़ेंगी। तो ओवरऑल ये हेल्दी लग रहा है मार्केट फ्रेमवर्क के तरीके से, और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस और जो ब्रोकर्स जिससे हमने बातचीत की वो इस नियमों का वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू यतिन ये इस खबर के लिए। तो आज सुबह ये न्यूज़ हमने ब्रेक की थी क्योंकि कल देर रात को ये कंसल्टेशन पेपर आया था और इससे एक्सपेक्टेशन है कि शायद थोड़े से स्टॉक्स जो हैं वो बैन में आना थोड़ा कम करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर रहेगी यहाँ पर। मानस, कोई व्यू इस पर, क्योंकि आप एफएनओ मार्केट इतना ट्रैक करते हैं, इतना ट्रेड करते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, ऐसे कैलकुलेशन के बाद कम से कम बहुत सारी जब मार्केट तेजी में स्पेशली जब होता है तो हम लोगों ने देखा है कि कभी तो 15 से 20 स्टॉक इसमें आते हैं, बैन में आ जाते हैं। तो और अगर आप देखेंगे तो आज मैं अपने जो कस्टमर है उनकी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग एफएनओ और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लॉस तो डेफिनेटली होता है जब बैन में चले जाते हैं। तो शायद इस कैलकुलेशन के बाद वो अपॉर्चुनिटी लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि 15-20 की जगह 5-6 स्टॉक बैन में हो, तो कम से कम 10-12 स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है। एक और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एसबीआई कार्ड लेकर आई है स्क्रीन पर। डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली और बिग स्टॉक अनुसार के बिग स्टॉक में भी शामिल था सर। सुबह जब मैं शो देख रही थी, एसबीआई कार्ड सर डे हाई बिग स्टॉक में शामिल, क्या करना चाहिए सर इसमें? नहीं, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये कि ये सुबह जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था ना, तो मेरा ना एक चीट कोड है। मैं 1-2 लकीर के फ़कीर जो एनालिसिस होते हैं ना उनको देखता हूँ और उसका थोड़ा सा अपोजिट व्यू ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आज काम कर गया। बट खैर, जोक्स असाइड, एक बार ज़रा इसका ना आप 6 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा एसबीआई कार्ड का। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें लोगों को समझनी ज़रूरी हैं कि बेयर मार्केट में आप अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपको करना लॉन्ग ही है, तो कैसे पैसा बनाया जाए। जैसे जो स्टॉक्स बेयर मार्केट में चल रहे हैं और हाइज बना रहे हैं, वो एक तरीके से परफेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें आप गैप डाउन में बाइंग करें। और यहाँ तो मुझे खबर भी एक्चुअली खैर अच्छी लगी थी
और मुझे डेटा भी सारे अच्छे लगे थे, तो मुझे तो कोई लॉजिक भी नहीं वैसे नहीं समझ में आया था। बट एनीवे रिसेंटली 3-4 ब्रोकरेजेस ने इसको अपग्रेड भी किया है। आई थिंक जो रेट कट है उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा आगे जाके SBI कार्ड को मिलेगा। तो आई थिंक ये 3-4 कारण थे। और देखिए सबसे बड़ा कारण तो बहुत सिंपल है, मार्केट आपको बता रहा है कि ऐसे महीने में जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप 7-7 8-8% गिरे हैं, इस स्टॉक ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है 11-12% का। मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, ये ऐसी नहीं वीक मार्केट में, बेयर मार्केट में अगर एक स्टॉक न्यू हाइस बना रहा है, कुछ तो मार्केट वहाँ सेंस कर रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, हम सब का एनालिसिस एक तरफ, मार्केट का विजडम एक तरफ। और हमेशा कभी भी अगर आपको लगे ना कि मेरा एनालिसिस तो ये कह रहा है लेकिन मार्केट मुझे कुछ और कह रहा है, गो विद द मार्केट एनालिसिस, गो विद द मार्केट जजमेंट। अपने एनालिसिस को साइड में उठा के कूड़ेदान में फेंक दीजिए और फोकस करिए, जो मार्केट कह रहा है आपको उसके ऊपर फोकस करिए तो बेटर रहेगा। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोनी पटनायक जी से, उसके बाद रचना जी से लेंगे हम FNO सुपरस्टार, अमित सेठ जी देंगे अब चार्ट का चमत्कार, और धर्मेश कांत जी हमारे साथ होंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ, बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ ट्रेंड पे 4800 की पुट ऑप्शन मार्च सीरीज की यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 130 पे चल रहा है, 130 से हल्की सी डिक्लाइन 120, ये रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 85, टारगेट है 180 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 220। और ट्रेंड पे मुझे लगता है कि आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है चार्ट्स पे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजिशनली मार्च सीरीज में टुवर्ड्स 4500 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे 4800 की पुट ऑप्शन मार्च सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सस्ता ऑप्शन के लिए ट्रेंड फिलहाल बाय है। अब FNO सुपरस्टार के लिए चलते रचना जी के पास। रचना जी बताइए आपका FNO सुपरस्टार। जी, FNO सुपरस्टार के लिए हम एक अटेम्प्ट भारती में ही कर सकते हैं, जहाँ पे आज सुबह से इतना मोमेंटम बना हुआ है और एक छोटे से एसएल के साथ अभी 1643 पे है। अगर 1637 ही इसमें होल्ड कर गया एज अ स्टॉप लॉस, तो मे बी दिस काउंटर कैन शो अस लेवल्स ऑफ 1655 एंड 60। ओके, तो ये हो गई रचना जी की ट्रेड। अमित सेठ जी आपका ट्रेड? जी मुझे ऑटो क्षेत्र ही अच्छा लग रहा है। 2 बजे मारुति दिया था, मुझे अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 4-5 दिनों में की मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने लेवल्स होल्ड किए हैं और आज के सत्र में एक पिवट पैटर्न से बाहर आ रहा है। लगभग 227 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 233 के और स्टॉप लॉस रहेगा 224 रुपीज का। 224 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से ये पिक आता हुआ। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी के पास। बताइए धर्मेश जी आपका मिड कैप फंडा। जी, NTPC ग्रीड पे बाई करने की सलाह रहेगी। ये 100% प्योर प्ले है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे, और इसको अगर आप 2-3 साल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। एक बात तो ये है कि जो इनकी कैपेसिटी लास्ट ईयर की थी 3.3 गीगावाट से 19 गीगावाट हो जाएगी बाई FY27। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल 345 करोड़ का था, हम लोगों के अनुमान के हिसाब से 2800 करोड़ रहेगा बाई FY27। जब ये सारे पावर प्लांट्स इसके रोल आउट हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। और मैक्रो लेवल पर देखें तो हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 1331 किलोवाट आवर्स की है, जबकि जो ब्राजील नियरेस्ट है वो 2500 है, 5200 का चाइना का है, साउथ कोरिया 11000 है और अमेरिका 12700 किलोवाट आवर्स यूज करता है। अगर 10% से भी आप एनर्जी को 2030 तक ग्रो करें इंडिया का, तो भी 1900 से 2100 किलोवाट आवर्स के पास ही आता है, जो कि ब्राजील से भी कम है। तो यहाँ पर काफी अच्छा स्कोप है, काफी वेल लिवरेज्ड कंपनी है और सरकारी कंपनी है। यहाँ पर 100% इनका PPA रहता है, तो कहीं पर भी स्लिपेज का स्कोप नहीं है। ROE भी जो इसका 4.1% है वो बढ़ के अराउंड 14% हो जाएगा एट पार विथ इंडस्ट्री एवरेज। तो हम लोगों ने 40 के PE मल्टीपल बेस्ड ऑन FY27 अर्निंग्स के हिसाब से इसका 145 का टारगेट प्राइस निकाला है। तो गिरावट में इसमें खरीदारी करें और एक इन्वेस्टमेंट बाई है, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे तो रीरेट भी होता रहेगा यह स्टॉक। ठीक है, NTPC ग्रीन एनर्जी फिलहाल मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी को पसंद आ रहा है। अब चलिए सारी पिक्स हो गई पूरी, एक बार स्क्रीन पे रखते हैं। सस्ता ऑप्शन हमने लिया सोनी जी से, ट्रेंड की पुट की खरीद थी इनकी, और देखिए स्टॉप लॉस 85 का मेंटेन करना है, टारगेट 180 से 220 का रह सकता है। FNO सुपरस्टार के लिए रचना जी ने दिया
भारतीय एयरटेल, इसमें आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1632 का लगाकर चलना है, टारगेट 1655 का रहेगा फिलहाल। अमित जी ने दिया अशोक लीलैंड चार्ट का चमत्कार, यहाँ पे खरीदारी की राय, 224 का स्टॉप लॉस और 233 के टारगेट के लिए फिलहाल इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मिड कैप फंडा एनटीपीसी ग्रीन आया धर्मेश कांजी की तरफ से, बाई टारगेट 145 का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये हो गई पिक्स पूरी। अब चलते देखिए, बाजार में गिरावट के साथ ट्रेडिंग भी घटी है, जाहिर सी बात है, और कम से कम आंकड़े तो यही संकेत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कैश नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो एफएनओ वॉल्यूम में भी भारी कमी आई है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ मिताली जुड़ी हुई है। मिताली, बताइए क्या रिसर्च? तो खराब मार्केट के सेंटिमेंट्स का असर हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी देखने को मिला। कैश मार्केट टर्नओवर की बात करूं तो वो 1 लाख करोड़ के नीचे गिर गया है, जो कि नवंबर 2023 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल्स पर है। लेकिन एफएनओ के कैश टर्नओवर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1.82 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने आता है, जो कि 2 साल दिसंबर 22 के बाद यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल्स पर नज़र आ रहा है। हमारे मार्केट ने जो हाई लगाया था सितंबर 2024 में लगाया था, वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो कैश का जो एवरेज टर्नओवर है कैश मार्केट का, वहाँ से हमें 25% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 0.98 लाख करोड़ के आसपास फरवरी 2025 का आंकड़ा सामने आता है, यहाँ पे 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एफएनओ टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सितंबर के मुकाबले हमें 54% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आखिर कारण क्या है? सभी इससे काफ़ी वाकिफ़ है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के कारण मार्केट में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। एफआईएस की हैवी सेलिंग का असर भी इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का जो गिरावट है, उससे काफ़ी इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स भी वीक होते नजर आए। उसके साथ साथ एफएनओ वॉल्यूम, एफएनओ के जो रेगुलेशंस सेबी ने जारी करे थे नवंबर में, उसका भी हमें काफ़ी इम्पैक्ट एफएनओ की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नज़र आया है। नवंबर में सेबी ने ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चालू करे थे, उससे कंपेयर करें तो नवंबर के मुकाबले फरवरी का जो ट्रेडिंग का आंकड़ा सामने आता है वो 46% डिक्लाइन दिखाता है। जनवरी में भी 43% का डिक्लाइन वॉल्यूम्स में देखने को मिला। दिसंबर में भी 38% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारा इम्पैक्ट हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम पे डालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और तो होगा ही। खैर, वॉल्यूम तो गिरेंगे ही, जब मार्केट गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरेंगे, और शायद यहाँ से और भी गिरे हैं वॉल्यूम। ये भी प्रॉब्लम, ये भी इशू हो सकता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है श्रेया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब हम बजट बनाते हैं ना। जब सरकार ने बजट बनाया था तो पिछले साल एक नंबर रखा था एसटीटी का, एक नंबर रखा है एसटीटी का, और उससे 50-60 या आई थिंक 70% ज़्यादा कलेक्शन हो गई। मार्केट ऐसा था, सब ट्रेड कर रहे थे। अब आपको दिख गया कि इतना कलेक्शन हो गया। अब आप इस साल का बजट बना रहे हैं, अब आपने एज्यूम किया कि इतना मुझे मिला था तो इस साल इतना तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा। और वैसे भी कैपिटल गेंस टैक्स में तो इस साल तो कैपिटल गेंस टैक्स भूल ही जाइए, क्योंकि सब लॉस ही बुक कर रहे होंगे। और अपने जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया भी होगा वो कुछ अब मार्च में एक और दिक्कत होगी। मार्च में लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। मार्च में लोग काफ़ी मिड कैप्स को वापस बेचेंगे और फिर अप्रैल में ले लेंगे उनको। वो क्यों? क्योंकि कहीं उन्होंने जो पहले कैपिटल गेन्स बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल जब अप्रैल 2024, एक बार चार्ट रख दीजिए मिड कैप इंडेक्स का एक साल का। अप्रैल 2024 से जब मार्केट चल रहा था, अप्रैल से सितंबर तक तो लोगों ने भरपूर पैसा बनाया ही था। तब तक तो मार्केट अच्छी चली रही थी। तो उसमें जो उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए होंगे, अब कुछ उन्होंने बुक भी करे होंगे, अब पिछले 3-4 महीने में काफ़ी लॉसेस भी हुए होंगे। तो मार्च में और कुछ नहीं होगा तो काफ़ी लोग सिर्फ अपने उस पुराने कैपिटल गेन्स टैक्स को ऑफसेट करने के लिए मार्च में बेचेंगे। तो ये होगा मार्च में। आपको और चीज़ देखिएगा क्यों, मेरा एक रीज़न और ये भी है कि मार्च में और थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करेंगे ताकि उसको अपने पुराने वाले जो गेन्स हैं उनके साथ एडजस्ट कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन खैर एनीवे कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जहाँ पर अब मूव्स अच्छे आपको दिखाई देंगे। एक बार बजाज फाइनेंस लेकर आइए जरा। बजाज फाइनेंस, रचना जी क्या तैयारी कर रहा है वापस ऑल टाइम हाई पर जाने की? आई थिंक हम काफ़ी करीब होंगे ऑल टाइम हाई के बजाज फाइनेंस पर। और कोई व्यू है स्टॉक पर? जी, ये काउंटर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और यहाँ पे पॉजिटिविटी और बढ़ सकती है इस काउंटर को 8550 एंड इवन 8700 की तरफ जाते हुए हम नियर टर्म में देख सकते हैं। स्पेशली अगर आने वाले 2-3 दिन भी
मार्केट ने थोड़ा सा रिलीफ रैली भी दिया या तो होल्ड भी करी, देन दिस स्टॉक कैन डेफिनेटली आउट परफॉर्म, एंड एज ए डिस्क्लोजर मैं इसको रेगुलरली ट्रेड करती हूँ। बिल्कुल, तो ये भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। एक और चीज़ जो मैं कह रहा था श्रेया की, और रिलेटिव स्ट्रेंथ, उस पर फोकस करिए। आई थिंक ये स्टॉक जनवरी एंड से एक क्लियर कट साइन दिखा रहा था कि ये अब फ्रेश हाइज बनाने को तैयार है, और यहाँ पर अब फ्रेश हाई लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको के पास मौके नहीं है, मौके मिलेंगे आपको, टफ होगा ये मार्केट। बस ये है कि इस मार्केट में जैसे अब एक बजा आप ऐसे 3-4 स्टॉक से गिना पाएंगे जो इस तरह की गेंस दिखा रहे हैं। 6 महीने के पहले की मार्केट में कोई स्टॉक ऐसा होगा जो 20-25% नहीं चल रहा होगा। भाई उस मार्केट में तो बड़ा मतलब हर कोई जगह, देखिए मैंने कहा था इस मार्केट, ये वाली मार्केट है ना, इस मार्केट में पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इस मार्केट में अगर आपने पैसा बना लिया, ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट को आप फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं अगर आपने इस मार्केट में पैसा बना लिया तो। बिल्कुल सर। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिसमें तेजी है। हालांकि आपने बजाज फाइनेंस बताया सर, डे हाई पे है ये। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में देखिए, जहां पीएसयू बैंक्स गोता लगाकर कारोबार कर रहे हैं, वहीं देखिए प्राइवेट बैंक में आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। और ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक पुल आउट, एक्सिस बैंक भी देखिए डे हाई के आसपास जाता हुआ यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है प्राइवेट बैंक्स में। धर्मेश कांजी, जिस तरीके से पीएसयू को कंपेयर करें प्राइवेट बैंक से, पीएसयू बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक, कौन से बेटर लग रहे हैं आपको? कोई ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं आपको स्पेस से? देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करें और जिस तरह से अर्निंग्स पैन आउट हुआ पिछले 3 क्वार्टर का, इस साल में 9 मंथ्स का, तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने काफ़ी अच्छे नतीजे दिए हैं। तो पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक का एडवांसेस 13 से 15% के आसपास का ग्रो किया था, जो कि नॉर्मली 7 से 8% हुआ करता था। एसेट क्वालिटी भी इम्पैक्ट रहे थे, स्लिपेजेस भी नहीं हुई थी। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी एडवांसेस ग्रोथ में। एचडीएफसी ने तो 3% का ही एडवांसेस ग्रोथ दिया था। एसेट क्वालिटी में हल्का सा स्लिपेज भी था। निम्स में भी 10-20 बेसिस पॉइंट का स्लिपेज था। बट आज का जो फॉल है ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, बिकॉज ऑफ ये इसका आंसर फॉल है कि गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेक होल्डिंग थोड़ी कम करेगी कुछ बैंकों में, और तो आपका सप्लाई बढ़ेगा। उस न्यूज पे ये थोड़ा गिरावट आ रही है। तो हम लोगों का ये मानना है कि मध्यम अवधि के हिसाब से अगर आप निवेशक हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा अच्छा आपको स्कोप मिलता है। मौजूदा भाव पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो अच्छे बैंक हैं जैसे आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, वहां पर भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक। तो कंप्लीट बास्केट बना लें, चाहे तो 50-50% के एलोकेशन के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये स्पेस जो है बैंक का, पर्टिकुलरली प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, मौजूदा मार्केट में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए अब कुछ बैंकों पे एनालिसिस हो गया। एक बार जरा एक लाल पैथलैब्स को वापस रिविजिट करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है इसमें, करीब 6% अब नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एफएनओ से बाहर जा रहा है, ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रचना जी, डॉक्टर लाल, एक दिन बचा है आपके पास शॉर्ट करने का, उसके बाद शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, इसको करना है शॉर्ट? जी कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो एक छोटे से एसएल के साथ भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 2470 के एसएल के साथ अगर कोई इसको शॉर्ट करता है तो 2400 के नीचे टारगेट लगा सकते हैं, करीब 2380 एंड 2350। ओके, 2380 2350 तक के टारगेट्स ओपन होंगे यहाँ पर। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेक्शन का दौर थोड़ा लंबा खींचता जा रहा है, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में हालत ख़राब है। एसआईपी इन्वेस्टर्स भी शायद अब गिव अप करने की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट साइंस है वहाँ पर भी। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज़ अजीज़। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें इस मार्केट में? बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत पेन है, और है भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं। एक वन वे सेलिंग रही है मार्केट में पिछले 6 महीने में। आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी पहली एडवाइस तो ये होगी, अनुज जी को सुने, बिकॉज मैं भी वीकेंड पे कभी तो सुन रहा था, आपकी कार में बैठ के बता रहे थे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, देन
यू सेड दैट थोड़ी लोअर लेवल्स पे जाएगी, इट इज ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट लेवल्स एट द बॉटम। सो कुल मिला के आई थिंक देखिए क्या है कि ट्रेडर एक होता है माइंडसेट, होता है एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए बहुत अच्छा समय है बाई करने का। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, पीपल विल टेक यू टू द पिंच ऑफ सॉल्ट, बोलते हैं भाई तुम तो इक्विटी के हो, हमेशा बुलिश ही लोगे। ऐसा नहीं होता है। अगर इन्वेस्टर है, 5 साल का पैसा है, 3 साल का पैसा है, तो कोई फिगर करने की बात नहीं है। इसके आंकड़े दर्शाते हैं। मैं क्या कहूंगा, आंकड़ों की जो मजबूती होती है वो कुछ ज्यादा ही बयान करती है। अगर मैं देखूं लास्ट 23-24 साल में से, जो अगर फाइनेंशियल ईयर में बॉटम हर साल का एक ट्रफ लिया जाए, अगर किसी को पता होता और भगवान उनको बता देते कि भाई ये ट्रफ है, तो मार्केट अगर उस दिन खरीद लेता तो 44% की 1 ईयर रिटर्न बनती। जाहिर सी बात है वो किसी को पता नहीं होता कि इस साल का यही बॉटम है या कोई और बॉटम है। अब अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2025 एफआई में 4 जून 2024 वाज द वर्स्ट लेवल ऑफ निफ्टी, व्हिच वाज करीबन 21,833। उससे हम 3-4% ही ऊपर हैं। तो अगर आज खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली बॉटम की लेवल ही मान सकते हैं, अज्यूमिंग मार्च में और बॉटम नहीं एस्टैब्लिश होता। तो वर्स्ट रिटर्न रही है 11% की, बेस्ट रिटर्न रही है 60-70% की, और एवरेज रिटर्न रही है 44% की। देखो किताबें तो कहती हैं अनुज सर कि नीचे खरीदें ऊपर बेचें, बट जज्बात वो करने नहीं देते, और हम आंकड़े दिखा के उसको करने पे थोड़ी ज्यादा संभावना लाते हैं हमारे इन्वेस्टरों की। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ऑन दिस चैनल ऑफ योर्स। फिरोज भाई, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने जो वो बात कही उसके लिए अच्छा लगा सुन के। खैर हमारा काम है सैटरडे और संडे इस तरह की बातें करना। लेकिन फिरोज भाई, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मार्केट में अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके का पेन आया है, उसके बाद क्या यहाँ से अब पैसा शिफ्ट कुछ समय के लिए लार्ज कैप में कर ले, या फिर अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज हैं? अनुज सर, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और स्मॉल कैप स्पेशली, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप में 250 एनएससी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अनिवार्य है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपना बेंचमार्क चुनना, टियर 1। उसकी अगर मैं बात करूं 250 स्टॉकों की, तो उसमें एक स्टॉक है 4.8 पीई का, और दूसरा है 967 पीई का। तो इन सबको एक ही नाम में दर्शाना स्मॉल कैप, ये मेरे हिसाब से थोड़ी वन साइज फिट्स ऑल की जो फिलॉसफी है वो उसको एक्सट्रापोलेट करना माना जाएगा। सो आई थिंक स्मॉल कैप में एक सबसे छोटा स्टॉक भी है, सबसे बड़ा स्टॉक 62,000 करोड़ का है। तो इसमें अगर आप बॉटम अप जाते हैं तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर देखें जैसे कि ये जनवरी से जो गिरावट चालू हुई है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो एक चीज निकल के आती है कि जो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस क्रैश में बहुत मजबूत रहे हैं। अब मैं देख रहा था टॉप 25 स्टॉक्स ऑफ एनएससी स्मॉल कैप 250 इस कैलेंडर ईयर में काफी सारे हैं जो पॉजिटिव हैं। 25 स्टॉक्स या 27 स्टॉक्स ही पॉजिटिव हैं। उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कितनी स्ट्रांग होनी होगी कि ऐसे गिरावट में भी उनका शेयर होल्डर डामाडोल नहीं होता। और लार्ज मार्केट कैप गिरे नहीं ऐसी गिरावट में, तो वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है। उसकी ओनरशिप बहुत लॉन्ग टर्म ओनरशिप होती है, तभी ऐसा होता है। सो आई पर्सनली थिंक अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के लिए बॉटम अप, और आपके चैनल पे तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाए जाते हैं, स्पेशली इफ देव गॉन थ्रू अ स्ट्रेस टेस्ट, करना चाहिए। बट अगर जेनरिक बात करूं मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कारनेज आया है, आई थिंक स्मॉल कैप का वाजबी है। मिड कैप में आप मानेंगे नहीं कि अब मैं आपको, आप तो ट्रैक कर रहे होंगे, 22-23% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है Q3 में 150 स्टॉकों की, निफ्टी मिड कैप 150 की। बिल्कुल फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। आपने कहा मौके हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी वैल्यूएशन कंफर्ट लग रही है मार्केट में, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अब कर रखते हैं। कौन से सेक्टर्स अभी आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है इस गिरावट में, और अभी हाथ लगा सकते हैं? देखिए अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अर्निंग्स टेक्स प्रेसिडेंस, अर्निंग्स ग्रोथ टेक्स इवन मोर प्रेसिडेंस। अगर वो देखूं तो निफ्टी फार्मा की, अगर आप इस साल की 9 महीने की अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो 397 की अर्निंग्स थी निफ्टी फार्मा की लास्ट ईयर सेम 9 मंथ्स, और इस साल है 508 की, विच इज नथिंग बट 27.9% ग्रोथ। ये अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जाएंगे तो ऑफकोर्स आज भी फार्मा डाउन है। मेरे आने से पहले भी फार्मा स्टॉकों का जिक्र हो रहा था।
था। तो मैं कहता हूं अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हैं तो बॉटम ट्रफ को पकड़ नहीं पाएंगे, अर्निंग्स को पकड़ें और 6-8 महीने की वेट करें और वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। 27.9% अर्निंग्स ग्रोथ ऐसे ही समय में जहां निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ 9% रही है, विच आई थिंक इज गुड। Q3 का भी 27.5 है, जहां पे आई थिंक अर्निंग्स जब स्लो डाउन हो गई सेकेंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी 34 और 27% की अर्निंग ग्रोथ आई है। सो निफ्टी फार्मा इज अ गुड कॉन्ट्रेरियन बेट, नॉट ऑन द करंट डिमांड एंड सप्लाई, बट 1 साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से अगर कोई स्टॉक्स को बॉटम अप चूज करना चाहे तो। निफ्टी फार्मा भी आपको पसंद आ रहा है सर। हम थोड़ी देर पहले ना एफएमसीजी इंडेक्स पर भी चर्चा कर रहे थे। लगातार हमने देखा है कि उसमें बिकवाली देखने को मिली हमें बजट के बाद स्पेशली। उसके बाद कल 2 दिन से इनफैक्ट कल और आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, कुछ स्टॉक्स में अच्छे मूव भी देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स पर आपकी राय क्या होगी? अभी लग रहा है आपको यहाँ पे बेट लगाई जा सकती है? बिल्कुल एफएमसीजी इंडेक्स में लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए अर्निंग्स ग्रोथ इस साल की ना के बराबर रही है। 1.1% की अर्निंग्स ग्रोथ है निफ्टी एफएमसीजी की। 956 की अर्निंग्स थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर निफ्टी एफएमसीजी की, और इस साल 956 से अब 966 हुई है, ना के बराबर ग्रोथ आई है। बट ये जो बजट था जो प्रोपेल कर रहा है रूरल डिमांड को, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव भी माना जाता है एफएमसीजी को, और रेपो रेट कट की जो साइकिल चालू हुई है, अगर 6-8 महीने में और एक या 50 पैसे की रेपो रेट की कट आती है और उसकी ट्रांसमिशन होती है, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स विल बेनिफिट, एंड आई थिंक निफ्टी एफएमसीजी कैन हैव अ लार्ज इंपैक्ट, बिकॉज इनकी रैली नहीं हुई है, इनकी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हुई है, बट आई थिंक जो टैक्सेशन की जो रियायत मिली है इस बजट में वो पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं होगी, क्योंकि लोग पहले से पुराने टैक्स रेजिम में थे और बेनिफिट ले रहे थे। जो 80,000 का बेनिफिट हम सब कह रहे हैं सबको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग बेनिफिट तो ले ही रहे थे पुरानी वाली रेजिम में, बट फिर भी उसका जो किकर मिलेगा और रेट सेंसिटिविटी का जो किकर मिलेगा, आई थिंक इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम अ डिफेंसिव स्टैंड पॉइंट। ओके फिरोज भाई, ये आईटी जो खास तौर से मिड कैप आईटी में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। अब आईटी इंडेक्स भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे। जो यूएस में रिस्क बन रहा है वापस स्टैगफ्लेशन का, क्या बड़ी गिरावट आ सकती है यहाँ पर? और मेरा सवाल ये होगा कि क्या अभी मौका दे रही है वापस री एंट्री का? आई थिंक अनुज सर, फॉर वॉट एवर इट्स वर्थ, मेरे हिसाब से और थोड़ी पेन बाकी है। ये री एंट्री का अभी भी मौका नहीं है मिड कैप आईटी में स्पेशली। अगर आप देखें तो काफी सारे एफआईआई पोजीशंस बिल्ड थे मिड कैप आईटी में, और एफआईआई के 2 किस्म के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले इंडेक्स वाले होते हैं और दूसरे होते हैं जो आप करते हैं या फिर हेज फंड्स होते हैं। वो बहुत जल्दी से एंटर करते हैं, बहुत जल्दी से एग्जिट करते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी उनकी जो एफआईआई होल्डिंग है दैट्स नॉट गॉट नॉर्मलाइज्ड टू इट्स इनिशियल लेवल ऑफ 1 जनवरी 2024। तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा वक्त और देना चाहिए मिड कैप आईटी की। अभी भी एवरेजिंग आउट का समय मेरे हिसाब से, लाइक आई सेड, फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, इज नॉट कम येट। बिल्कुल, बहुत सारे सेक्टर्स की बात की हमने, फिरोज जी, निफ्टी, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कंफ्यूज रहता है, स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। और जब मैं मार्केट का पंचनामा भी करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कि अभी जो मूड माहौल है मार्केट का, ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री कैसे की जाए, स्टॉक मार्केट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू? हालांकि आप दोनों कवर करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कैसे एंट्री की जाए फाइनेंशियल मार्केट में। मेरे हिसाब से श्रीजा जी, देखिए क्या है, माइंडसेट की बात है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास तो कोई चारा नहीं है, तो डायरेक्ट इक्विटी ही करनी है आपको। मेरे हिसाब से अगर आप 10 ईयर इन्वेस्टर हैं, आंकड़े कहते हैं कि जैसे हमारे पास काफी सारे क्लाइंट हैं, हमारे पास एक ब्रोकिंग कंपनी भी है, तो हमने देखा कि टॉप 100 क्लाइंट्स जो 10 ईयर की ओनरशिप जो ट्रांजैक्शन वाइज, उन्होंने, समझो कि एक क्लाइंट का मैं कल ही प्रेजेंटेशन कर रहा था, 1012 ट्रांजैक्शन उन्होंने खरीदने के किए हैं, और कुल मिला के 300 बार ट्रांजैक्शन किया है सेल का लास्ट 10 साल में। तो अब मैंने ये देखा कि ये अगर हर ट्रांजैक्शन करीबन 1300 ट्रांजैक्शन उसी दिन निफ्टी पे होते तो क्या होता? तो ये अमीर होते अगर ये सिर्फ निफ्टी करते। तो अगर ये एनालिसिस अगर सब कोई कर लें तो सिर्फ 10% लोग ऐसे निकलेंगे ट्रांजैक्शन वाइज निफ्टी को बीट कर पाने वाले, सिर्फ 10% निकलेंगे। वो 10% जिनका टेम्परमेंट है कि वो निफ्टी को बीट कर पाए, एटलीस्ट निफ्टी को तो बीट कर पाए,
वो पहले ही डायरेक्ट इक्विटी करें। बाकी के लिए डायरेक्ट इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए समाधान नहीं है, क्योंकि वो मेजर नहीं करते। ना कि ब्रोकर आपको निफ्टी की अल्फा देता है, म्यूचुअल फंड की अल्फा देखते रहते हैं और खुद की अल्फा कोई कैलकुलेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने ये किया, 100 लोगों की हमने सिंपल रैंडम सैंपल लेके की, तो 93% वो अंडर परफॉर्मिंग आर आनंद राठी रेकमेंडेड मॉडल म्यूचुअल फंड्स एंड 82% अंडर परफॉर्म निफ्टी। वो 18 लोग जो निफ्टी को बीट कर रहे हैं वो फिर भी करें, बाकी 82 इस भ्रम में ना रहें कि वो निफ्टी को भी बीट कर रहे हैं। मेजर करें और मैथ से आंसर लें, ना कि मुझसे। ओके, बहुत अच्छी बात कही। और सिंस आपने बात कही ही है तो ऐसे ही शानदार एनालिसिस के लिए आप जुड़िएगा हमारे साथ मार्केट गुरुकुल में, क्योंकि फिरोज़ भाई वैसे बहुत कम करोड़पति लोग होते हैं जो अपना सीक्रेट शेयर करते हैं, बट फिरोज़ भाई शेयर करने को तैयार हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे करोड़पति बना जाए। क्यों फिरोज़ भाई, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अनुज जी, इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट एंटरटेनिंग वीकेंड्स टू स्पेंड सम टाइम विद यू। लास्ट टाइम मार्केट गुरुकुल सीजन 1 में बहुत मजा आया था मुझे। आपने मुझे बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीजें कही थी। मेरे एस्पिरेशंस बड़े थे। अगली बार वापस 22nd 23rd मार्च को है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल। तो देखिए, अगर बनना है करोड़पति। अच्छा फिरोज़ भाई, वैसे अब आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, मतलब इससे ज़्यादा क्या एस्पिरेशन होंगी आपकी? अब भगवान ने सब कुछ तो दे दिया आपको। अब भरी महफिल में अगर मैं कहना चाहूं तो आपने मुझे कहा था फार्म हाउस लेने की आपकी चाह है, मैंने खरीद भी लिया अलीबाग में, और मैं अपने पेरेंट्स को मैसूर से मूव करने की फिराक में हूं। सो आई रियली ग्रेटफुल टू यू। अरे हमें तो नहीं इनवाइट किया आपने। अब बन जाए सर, फिर आपके लिए तो वो हमेशा खुला होगा दरवाजा। हाँ चलिए, खैर आई एम हैप्पी कि आप ने वो किया, और बिल्कुल आएंगे आपके फार्म हाउस पर भी। खैर एनीवे, ये गुरुकुल में फिरोज जी फिर आने वाले हैं हमारे साथ, और इसमें हिस्सा बने। फ्री ना सर? आपकी एंट्रेंस चलिए फ्री कर देंगे वैसे वैसे वीरू सर ने कहा था तुम्हें भी फीस देनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वैसे देखिए सीखने की फीस होती है तो इसके लिए, लेकिन चलिए अगर सब कहेंगे तो कर देंगे आपके लिए फ्री। खैर जुड़िएगा आप हमारे साथ, और 22 और 23 मार्च को इस मार्केट गुरुकुल में। फिरोज भाई थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब मार्केट में, और काम करते हैं, कल की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ही देर में यतिन आएंगे, डीलिंग रूम चेक लेंगे, कल की स्ट्रैटेजी और BTST कॉल्स पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक स्टॉक देख रहा था जहां पर अब सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, वो है वरुण बेवरेजेस। अब 4.5% ये स्टॉक नीचे आ गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। वरुण बेवरेजेस काफ़ी प्रेशर है वरुण बेवरेजेस के ऊपर। आई थिंक सुबह भी हमने बात की थी इस स्टॉक की, और सुबह एक ट्रेड भी लिया गया था चैनल पर, और बहेती जी ने ट्रेड ली थी, वो मुझे याद है। बहेती जी की ट्रेड थी वो वरुण बेवरेजेस, एंड मेरे ख्याल से सारे टारगेट हिट हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है करीब 5% के करीब, तो सेलिंग है काफ़ी यहाँ पर। चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जानते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले अशोक लीलैंड। डीलर्स को लगता है कि यहाँ जो डोमेस्टिक की फंड बाइंग देखने को मिल रही है DIS की तरफ से, यहाँ एक मोमेंटम बन सकता है कल के ट्रेड में भी। सो 228-232 के टारगेट के लिए डीलर्स यहाँ BTST की ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा डाबर में भी काफ़ी सारा HNI एक्शन देखने को मिल रहा है। ये काउंटर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि 525-530 तक के भी काउंटर में टारगेट्स आ सकते हैं, और ओवरऑल उनका सेंस ये है कि मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट रहना चाहिए। परसों जब हम ट्रेड के लिए फिर से खुलते हैं, कल बाजार में छुट्टी है, तो FMCG स्टॉक्स में डाबर एक स्टॉक है जो डीलर्स को भी पसंद आ रहा है। डाबर FMCG से और ऑटो से अशोक लीलैंड अभी डीलर्स को पसंद आ रहा है। थैंक यू यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अशोक लीलैंड इनफैक्ट आज अमित जी की भी पिक थी चार्ट के चमत्कार के लिए। चलते अब देखिए क्लोजिंग में अब कुछ ही मिनट बाकी है, और निफ्टी इन रेड आता हुआ 2 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए 45 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, यहाँ पे भी बहुत थकाया मार्केट ने सर आज। अब क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रणनीति कल के लिए, इनफैक्ट परसों के लिए क्या रहेगी? देखिए एक स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल थी। आज सुबह जो मैंने एक व्यू लिया था, एक बार निफ्टी का इंट्री चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर, कि 22,600 से 22,700 का जोन अगर आपको मिले किसी भी वजह से, तो उसमें शॉर्ट करिए, क्योंकि आप इतने एक मार्केट में वो शॉर्टिंग का जोन होगा। आज 625 का हाई था सुबह, वहाँ से अगर आपने उस ट्रेड में शॉर्ट किया तब तो पैसा बना। अगर आप एक बोल्ड ट्रेडर हैं और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट कैरी करिए इस मार्केट में। बहुत टाइम के बाद मैं कोई एक
ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आप कैरी करिए। नॉर्मली मेरी एडवाइस क्या होती है, इंटरडे में सब कुछ निपटा दीजिए। मैं किस पर क्यों कह रहा हूँ कि कैरी करिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो है ना ये काफ़ी अब वीक हो चुकी है, और इस मार्केट में अब मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली थर्सडे को एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, ट्रेंडिंग सीरीज़ है। ट्रेंडिंग सीरीज़ नॉर्मली एकदम सीरीज़ के लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम थर्सडे को 22,500 ब्रेक करें और इवन 22,450 400 तक भी चले जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि थर्सडे को एक गैप अप हो जाए। उससे अगर आपको निपटना है तो या तो आप उसको एक छोटी सी कॉल खरीद कर हेज कर सकते हैं। कॉल बहुत सस्ती हैं। फॉर एग्जांपल 22,600 650 की कॉल लेकर अगर आप हेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप, ताकि कल को ये ना हो कि सीधा गैप अप में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अदरवाइज अगर एक 50-60 पॉइंट का गैप अप हो भी गया थर्सडे को, वो फेल हो जाएगा। अब ये मार्केट जो है एक टिपिकल बेयर मार्केट की तरह बिहेव कर रही है, जहाँ पर कोई भी रैली टिकेगी नहीं। जैसे आज भी रैली टिक नहीं पाई उस हिसाब से। और जब तक ये मिड कैप मार्केट इस तरीके की रहेगी ना, मिड कैप इंडेक्स देखिए आप 0.5% नीचे, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि चलो निफ्टी ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक सिर्फ आपको ऑप्टिकली दिखाई देगा। मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी ख़राब है। तो इस मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा आएगा। हाँ, कुछ बड़ा इवेंट आ जाए डोमेस्टिकली और वो चेंज कर दे सेंटिमेंट, वो अलग बात है। बट अदरवाइज इस समय लॉजिक तो यही कहता है कि एक स्टॉप के साथ आप शॉर्ट कैरी करें। बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, क्योंकि शायद बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है, बैंक निफ्टी में कई बार ना 300 400 पॉइंट के गैप अप्स गैप डाउन्स आ जाते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन निफ्टी का ट्रेंड तो बहुत क्लियर है कि किस तरफ निफ्टी जा रहा है इस समय, तो इसके लिए मेरे ख्याल से उसी ट्रेड में रहें तो बेटर होगा। चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। सोने जी बताइए क्या कैरी करेंगी परसों के लिए? अनुज जी, यहाँ पे STBT रिकमेंडेशन रहेगा वो है डिलीवरी के मार्च फ्यूचर्स में। मुझे लगता है यहाँ पे सेल कर सकते हैं करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रहेगा 267 मार्च फ्यूचर्स पे। टारगेट मुझे यहाँ पे 250 की तरफ नजर आता है। उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो टूवर्ड्स 240 235 लेवल्स जा सकता है। एक ब्रेकडाउन दे रहा है और यहाँ पे प्रीएम्प्ट करें कि वो 260 के नीचे अगर आज क्लोज दे दे तो वो एक STBT जो सेल कंफर्मेशन आएगा वो मुझे लगता है गैप डाउन के थ्रू यहाँ पे नजर आ सकती है। डिलीवरी मार्च फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय, और वायदा का टॉप लूजर फिलहाल ये बनकर क्लोज होता हुआ। रचना जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं परसों के लिए, BTST STBT? जी मेरी तरफ से भी शॉर्ट साइड ही रहेगा। आई थिंक इट्स टाइम टू बी बैक विद द बेयर्स, एंड यहाँ पे हम डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो प्राइस लेवल है वो करीब करीब 1133 के आसपास है। मैं मार्च के फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ, एंड मार्च के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे करीब 1145 का, तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1115 एंड 1100। ओके, चलिए तो ये डॉक्टर रेड्डीज पर रचना जी की ट्रेड हुई। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो अनुज जी गोदरेज सीपी पर एक FMCG से बाय ट्रेड लेकर जाएंगे जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1080 1100। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स कविता जी की पिक आती हुई। अमित जी आप बताइए, आपने क्या पिक किया हुआ है परसों के लिहाज से? जी श्रेया जी, STBT रहेगा। DLF में एक सेल कॉल रहेगी। DLF इज कंटिन्यूसली वीक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और कोई भी पुल बैक स्टॉक में सस्टेन नहीं हो रहा है। फ्यूचर्स में लगभग 658 का प्राइस है, इसे शॉर्ट करें। टारगेट रहेगा 645 का, एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी 665। ओके, आई थिंक मानस रह गए हैं। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, बंधन बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। फिर से आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो बंधन बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 137.10 137.10 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 131 रुपए 131 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए सारी ट्रेड्स पूरी हुई। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये क्यों बोला कि परसों की ट्रेड्स जबकि है तो BTST, तो कल फाइनली एक मिड वीक हॉलीडे है। जी हाँ, बहुत समय के बाद एक मार्केट मिड वीक हॉलीडे दे रहा है। इस बार तो हमारी 2 छुट्टियां खाई गई। एक तो नेशनल हॉलीडे चली गई 26 जनवरी वाली, और एक बजट आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि एक मिड वीक में एटलीस्ट हॉलीडे है। क्या प्लान है हॉलीडे पर? मिड वीक मंदिर जाना है मुझे। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ,
और शिवरात्रि है तो भगवान के आगे प्रणाम। चलिए मंदिर जाइए, और कल महाशिवरात्रि भी है, तो सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता जी, इंदौर में तो बड़ा होता होगा ना शिवरात्रि? उज्जैन में काफी माहौल। हाँ, वही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उज्जैन में काफी बड़ा है, तो इंदौर में भी बड़ा ही होता होगा। एग्जैक्टली। तो इंदौर से लोग उज्जैन जरूर जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए महाकाल। काफी अच्छा माहौल होता है। बिल्कुल। और कल महाकुंभ का भी आखिरी दिन है जी, कल तो अगर आप नहीं जा पाए हैं तो बस यही आखिरी मौका है। रचना जी, आप गई थी क्या महाकुंभ? नहीं, महाकुंभ तो नहीं गए, पर कल शिवरात्रि के लिए पूजा वगैरह जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो कल महाशिवरात्रि है और कल बाज़ार बंद है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब जो भी ट्रेड्स वगैरह हैं वो आप परसों ही निपटा पाएंगे। इसके लिए पता है, इनफैक्ट सर मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इस शिवरात्रि उज्जैन जा पाऊँ, महाकाल जी के आशीर्वाद ले पाऊँ, पर सर्कमस्टेंसेस वैसे बने नहीं और मैं जा नहीं पाई। लेकिन अगली बार शिवरात्रि में ज़रूर जाऊँगी मैं उज्जैन। चलिए, तो इन शॉर्ट श्रेया ने बता दिया कि अगले साल पहली रुमाल डाल दिया कि इस दिन पे मैं छुट्टी लूँगी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं अब जरा, और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। मिड कैप इंडेक्स, एक बार मिड कैप इंडेक्स का इंट्राडे लेकर आइए। बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ आज ये इंडेक्स बंद हो रहा है, और डे लो पर, एकदम डे लो पर इंडेक्स बंद। हालांकि एडवांस डिक्लाइन ख़राब है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक डायकॉटमी है आज ट्रेड में। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:1.5 का, हमने इससे काफ़ी ख़राब एडवांस डिक्लाइन देखा है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को अगर सॉर्ट करेंगे तो उसमें ब्रेथ इतनी ख़राब नहीं दिखेगी। उसमें इतने, इनफैक्ट उसमें तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे गेंस में भी हैं। एक बार स्टॉक लेकर आइए अदानी पावर का। आज अदानी पावर में अच्छे मूव्स थे, करीब 6% के करीब ऊपर था। और आज एक और स्टॉक में क्यूरियस मूव आया, जी एंटरटेनमेंट। आप देखिए, जी एंटरटेनमेंट, जी एफ&ओ से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब 100 के नीचे आ गया है स्टॉक ये। और आई थिंक अब जो मैं एक बहुत समय से कह रहा था कि ये स्टॉक शायद हो सकता है डबल डिजिट में चला जाए, अब जा चुका है वहाँ पर। विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। आज ये भी रिसेंट लिस्टिंग थी। ये भी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो अपने हाई से करेक्ट हुआ है काफ़ी। IPO एक शानदार लिस्टिंग के बाद ये भी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था। आज यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई है। मैं थोड़े से स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी सी समय स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। जोमेटो एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा आपको। लेकिन वेदांता लेकर आइए जरा, वेदांता पे बात हो जाए जरा, क्योंकि वेदांता काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है अब। वेदांता पर कुछ अगर बात करें, मानस, क्या भी होगा स्टॉक पर? देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंट किया है मेटल क्षेत्र ने, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले हमने अच्छी खासी रैली देखी थी और वेदांता भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं हो पाया। और अब जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो वहां पर ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नेगेटिव है। और अब अगर ये 400 रुपए के नीचे फिसलेगा तो उसके नीचे करीब 25-30 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी तो अब केवल ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ अगर 435 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो चलिए ये इस समय वेदांता पर एक व्यू। F&O की बात करते हैं, दो चीज़ों पर बात करते हैं हम इस समय पर, एक तो बैन अपडेट और एक मार्केट ब्रेड्थ F&O की। पहले बैन की बात करते हैं क्योंकि बैन में काफ़ी अपडेट्स हैं। आज काफ़ी स्टॉक बैन में जा सकते हैं। मैं 1 घंटा पहले सोच रहा था कि ये एक यूनिक सीरीज रही है, यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स बैन में आए, तो सीधा 4 स्टॉक बैन में आने की तैयारी करते हुए हिंदुस्तान कॉपर 112%, सेल 103%, कैनरा बैंक 95% और बंधन बैंक 95%। ये 4 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टॉक जो बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, और इस स्टॉक पर मैं व्यू जानना चाहूँगा। कविता जी, आप निकालिए इसका चार्ट चंबल फर्टिलाइजर्स का। और चंबल फर्टिलाइजर्स बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है और इस मार्केट में भी 76% पोजीशनिंग हो गई है। चंबल फर्टिलाइजर का 1 साल का चार्ट लेकर आइए। ये आज का चार्ट है चंबल फर्टिलाइजर का, इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए जरा और उसको फायर करिए। ये देखिए, और इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट भी फायर करिए। क्यों मैं बता रहा हूँ ये बात? क्योंकि इस मार्केट में भी स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बिके जा रहा है। अगर आपने थोड़ी सी, जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक्स फिर भी मिलेंगे जो आपको 52 वीक हाई के करीब भी दिखेंगे। और इनफैक्ट जो जून 2024 का हाई था वो क्रॉस करने की शायद तैयारी कर रहा है ये स्टॉक।
बिल्कुल सर। तो ये सॉरी कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं यही कह रही थी, हमने चर्चा भी की थी इस पर हाँ, थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली। तो ये ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें अगले रन के लिए। कविता जी, अगर इसने निकाला इसका 52 वीक हाई 574 का, तो कहाँ तक जा सकता है? सो अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर स्टिल आरएसआई इसका अराउंड 62 पर ही स्टैंड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर 575 जो इसका लाइफ टाइम हाई है इसे निकालता है तो न्यू जोन्स इसके अराउंड 100-200 पॉइंट्स फॉर द मीडियम पर्सपेक्टिव ओपन होते हुए दिखते हैं। अगर पोजीशनिंग किसी की है तो मुझे लगता है अंटिल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 558 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशनिंग रखनी चाहिए। एंड अपसाइड मोमेंटम फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है इट्स पॉसिबल इफ 575 निकलता है तो 590 600 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, चंबल फर्टिलाइज़र होल्ड है फिलहाल और इसमें आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। वेदांता पे हम डिस्कशन कर रहे थे, इनफैक्ट मैं भी ये स्टॉक ट्रैक कर रही थी। इसके अलावा देखिए आप मेटल पैक से हालांकि 5 सेशन में हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन कल और आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली मेटल पैक में। हिंडाल्को, नाल्को ऐसे स्टॉक्स जो लूजर्स में शामिल। वेदांता पे डिस्कशन किया, लेकिन एक बार हिंडाल्को का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए नाल्को भी डे लो के आसपास का क्लोजिंग होने की तैयारी, हिंडाल्को भी उसी के आसपास है। नाल्को पे एक व्यू लेते हैं। अमित जी आप बताइए, नाल्को इनफैक्ट जो मेटल स्पेस में जो गिरावट देखने को मिल रही है, या ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, या फिर मतलब जिनके पास नहीं है तो अभी मेटल स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, या फिर अभी दूरी बना के रखें? जी शेयर जी, अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम हिंडाल्को की बात करें तो स्ट्रक्चर बेटर यहाँ पे हिंडाल्को का ही है। नेशनल एल्यूमिनियम में हमने देखा था कि स्टॉक ने 50 डेमा पे एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस हम एक करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे हायर हायर लोस का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है और 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है हिंडाल्को में। तो ये डिप में अगर स्टॉक 606 607 के आसपास आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस हम 600 रखेंगे इन दैट केस एंड आवर टारगेट्स विल बी 630 टू 635। ओके, चलिए अब मार्केट ब्रेड देखते हैं एक बार जरा F&O की कैसी रही, क्योंकि काफ़ी क्यूरियस है। कैश की तो मार्केट ब्रेड काफ़ी ख़राब थी आज, काफ़ी तो मतलब कि ख़राब ही थी। और F&O की मार्केट ब्रेड ये देखिए, F&O की मार्केट ब्रेड भी ख़राब है। ध्यान रखिएगा परसों एक्सपायरी है, इसके लिए अब आप काफ़ी ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप के बजाय आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देगी। 22 में लॉन्ग, 42 में शॉर्ट कवरिंग, लेकिन उसके मुकाबले 42 में शॉर्ट और 126 में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी। तो इसका मतलब क्लियरली बेरिश। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ? M&M, हेवेल्स, कोरोमंडल, नेस्ले और बजाज फाइनेंस, ये आज के लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स। शॉर्ट कवरिंग में चंबल फर्टिलाइजर्स नंबर 1 पर, क्योंकि बैंक से वैसे ही बाहर आ रहा है। सन टीवी, मैक्स हेल्थ केयर, लॉरस लैब्स और भारती एयरटेल। शॉर्ट वाले स्टॉक्स कहाँ पर हैं? शॉर्ट वाले स्टॉक्स में डॉक्टर लाल पैथलैब्स, आखिरी दिन F&O में परसों डॉक्टर लाल का, उससे पहले शॉर्ट्स बन रहे हैं। वरुण बेवरेजेस, वेदांता, हिंडाल्को और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशनिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में कैनफिन होम्स, आज एक बड़ा एक्सीडेंट रहा, ये भी ध्यान रखिए परसों F&O से बाहर हो रहा है। उसके अलावा नैल्को, पेट्रोनेट LNG, डिलीवरी और अतुल, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो ये कुल मिलाकर आज की मार्केट ब्रेड। एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा, इंट्राडे में निफ्टी लेकर आइए। इंट्राडे में हम अब आ गए हैं 22,529 पर। श्रेया, जब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि परसों के लिए स्ट्रैटेजी, तो जब मैंने कहा था कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर तो शॉर्ट करिए, और देखिए आई थिंक तब हम 20-25 पॉइंट ग्रीन में थे, अब हम 22 पॉइंट रेड में आ गए हैं, 22-25 पॉइंट रेड में आ गए हैं। तो आई थिंक 40-45 पॉइंट तो आपके फेवर में शायद होंगे जब आप परसों उस ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो। और ये आज का लो था 22,516। हम टेक्निकली अब डे लो पर ही बंद हो रहे हैं, टेक्निकली डे लो पर ही बंद हो रहे हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि 22,530 है। हो सकता है एवरेजिंग की वजह से एडजस्टेड क्लोज थोड़ी सी ऊपर आ जाए, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम डे लो पर बंद हो रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स में एक और गिरावट आई है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 400 पॉइंट नीचे, 3/4%। ये देखिए पिछले 5-6 मिनट में एक बड़ी कैंडल बनी है वापस नेगेटिव साइड की, तो यहाँ पर भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो क्लियरली सेलिंग तो है मार्केट में। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार मैं ये देख रहा था कि जो निफ्टी में इंक्रीमेंटल प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एशियन पेंट्स, SBI और TCS की बात करते हैं एक बार। TCS अब आ गया है 3600 पर। रचना जी, 3600 पर TCS 52 वीक लो के एकदम करीब। इनफैक्ट
एक बार फायर करिए जरा इसकी 52 वीक लो और हाई की प्लेट। इसका 52 वीक लो था 3591 जून 2024 में। अब हम आ गए हैं, आज का लो है 3622, मतलब अब 1% और गिरा तो 52 वीक लो। क्या करें स्टॉक में? जी, यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है पहले का, जिसके आप रेफर करें, इवन 4 जून का जो है इलेक्शन रिजल्ट डे था आई थिंक, तो वहां का जो लो है विच इज अराउंड 3600, वहां पे एक स्विंग तो बनना चाहिए जो इस काउंटर को और कुछ ना सही तो एक रिलीफ रैली दे सकता है। तो अगर किसी के पहले के शॉर्ट्स है तो यहाँ पे एक बारी को प्रॉफिट बुक करने में 3600 के आसपास कोई बुराई नहीं है। उसके बाद अगर रिलीफ रैली आई और अगर वो फेल हुई तो दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट फॉर वंस 3600 के आसपास शॉर्ट के प्रॉफिट्स को बुक आउट करना चाहिए बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ अ शार्प पुल बैक ओवर देयर। ओके, मीनवाइल एक और स्टॉक देखिए अब जरा आप, SBI। और SBI के केस में भी प्लीज़ फायर करिएगा 52 वीक हाई और लो की प्लेट। इस महीने SBI गिरा है 8%। इस महीने जब वो पोस्ट बजट यूफोरिया था, RBI की पॉलिसी का यूफोरिया था, वो सारे के सारे क्या बोलते हैं जो लिक्विडिटी के स्टेप्स आए थे उसका यूफोरिया था, उस महीने में SBI 8% गिरा है और इसका 52 वीक लो और हाई फायर करते हैं। इनफैक्ट आज SBI ने एक फ्रेश 52 वीक लो लगाया है। जी हाँ, जो कल था वो अब थोड़ा सा और नीचे आता हुआ आज का लो 52 वीक लो है 710 का, तो ये दिक्कत वाला मामला। मानस, आखिरी सवाल आज के लिए, SBI कहाँ तक जा सकता है इस डाउन स्विंग में? देखिए, स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है। स्टॉक ने बहुत अहम सपोर्ट ब्रीच किए हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 675 के आसपास का हो सकता है, तो करंट लेवल से भी करीब 35 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे अगर आप बिकवाली कर रहे हैं तो 721 721 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, ये कैश लेवल्स हैं। ओके, चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं आज की, और काफ़ी ख़राब क्लोज मार्केट के लिए कहना होगा ये। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 28 पॉइंट नीचे था, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिड कैप में फिर काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, और ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी भी डे हाई से नीचे बंद होकर ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ। 22,516 एकदम से 22,516 लगाया। देखिए 22,514 का इंटरडे लो था, तो टेक्निकली हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी 90 पॉइंट नीचे था। मिड कैप इंडेक्स ये भी रेड में बंद हुआ और अच्छे खासे रेड में बंद हुआ, करीब करीब 3/4%। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2/3% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 979 बढ़ने वाले शेयर, 1683 गिरने वाले शेयर। हालांकि ये उतना ख़राब नहीं था जितना आपको स्क्रीन बता रही है, लेकिन फिर भी था तो ख़राब ही। उसके अलावा आप देखिए सेक्टोरल इंडिसेस, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि काफ़ी प्रेशर था कुछ इंडेक्स में, जैसे कि रियल एस्टेट करीब करीब 1.3% नीचे, मेटल्स करीब करीब 1.5% नीचे था आज। PSU इंडेक्स करीब करीब 1%, PSU बैंक 1.5% के करीब नीचे ये था। ऑयल एंड गैस भी करीब करीब 1.25% नीचे था। IT की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्रीन में क्या था? ऑटोज़, लार्जली महिंद्रा का इम्पैक्ट था ये। ऑटोज़ ग्रीन में थे, FMCG ग्रीन में था, और फाइनेंशियल्स ये हल्का सा ग्रीन में था जो आज की ट्रेड में। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए जरा, और उसमें देखिए सबसे नीचे है डॉक्टर रेड्डीज 3.25% नीचे, हिंडाल्को, ट्रेंट, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है 2 से 3%। हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, एशियन पेंट्स, BPCL, टाटा मोटर्स, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो करीब करीब 1 से 3% नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी करीब करीब 30 पॉइंट नीचे है। जो गेनर्स हैं उनमें आते हैं भारती करीब करीब 2.5% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब करीब 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस 1.5%, नेस्ले करीब करीब 1.25%, मारुति 1%, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदानी एंटरप्राइजेस, ITC, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी। लेकिन कुल मिलाकर हम ऑलमोस्ट डे लो पर बंद हो रहे हैं। 22,547। देखिए अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जो इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस है आपकी, ये बिकॉज लास्ट 30 मिनट का एवरेज लिया जाएगा। क्लोज हम 22,526 पर हुए हैं। जब हम थर्सडे की ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो आपको निफ्टी का प्रीवियस क्लोज 22,547 दिखाएगा। वो इतना ख़राब नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि निफ्टी वर्चुअली शेयर डे लो पर बंद हुआ था। बिल्कुल डे लो पर सर बहुत थकाया बाजार ने आज, लेकिन कल थोड़ा आराम है क्योंकि मार्केट बंद है। अब सीधे मुलाकात होगी परसों मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।